हम एक शौक में और हम ये कह रहे हैं कि ओ एआई इज गोइंग टू टेक अवे द जॉब्स. Imagine my credit score being destroyed, Dad. इन द फ्यूचर वी डोंट नो कि कौन सी डार्क डायरेक्शन में जाती है. वी एज ह्यूमैनिटी अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक पुराना सिस्टम है, बनाया गया था फॉर अस टू बी स्लेव्स. जो हम स्टाइल्स जनरेट करें, वीडियोस जनरेट करें, सब कुछ हम कर रहे हैं, इट्स फेड ऑन द डेटा. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च ये मेहनत मांगती हैं, सही है. और ये आपके कॉमन सेंस से बाहर स्टेप आउट करना जानती हैं. बहुत देर हो गई है. एआई आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझसे 2 हाथ आगे भागो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा लर्न कर रहा है. और ये पढ़ाई लिखाई और ये रिसर्च, ये क्रिटिकल थिंकिंग तो वैसे ही हमारे बस में नहीं है. Elon Musk is working heavily on that. If you are a 9 to 5 professional and you are concerned about crispy six pack, तो you are thinking wrong in the wrong direction. हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं आजकल के टाइम में. इट्स लाइक टुडे दिस थिंग इज अट्रैक्टिंग मी, कल कुछ और. जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, जो आपको करना है, वो चीज़ एआई या टेक या व्हाटएवर कैसे आसान कर सकती है. सिंपल. आपको आर्टिस्ट बनना है ना, आप एक काम करो, पहले डॉक्टर बन जाओ, साथ साथ आर्ट कर लेना. अनटैप्ड पोटेंशियल पड़ा हुआ है जिसको आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए. दैट इज पेरेंट्स की ओरिएंटेशन बिजनेस वाली नहीं होती, और जिनकी नहीं होती उनके जो बच्चे हैं उनको बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है जब वो अपना काम करना चाह रहे होते हैं. अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना, आप उसका आना जाना ऐसे लोगों के दरमियान करो. यू कांट एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड टू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ थिन एयर. आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं फहद? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़माने बाद एट लास्ट वी आर मीटिंग. For sure. And we have been connected on Facebook, on personal accounts for last Yes. 2 years, more I than think a इससे more ज़्यादा than हो a गया 2 years. time. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. And we have been observing each other, ख़ास तौर पे फिटनेस के डोमेन में भी, Yes. और इसके अलावा डिजिटल आर्ट के डोमेन में भी. मुझे जो चीज़ें आपके बारे में इंस्पायर करती हैं, या अभी तक करती आई हैं, जितना मैंने आपको नोट किया है और जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया है. सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन इन सवाल के जवाब में करती रहें. सबसे पहली जो चीज़ है फोर्ब्स 30 अंडर 30, क्योंकि जब भी फोर्ब्स की बात आती है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात आती है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की बात आती है, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे तो माँ बाप है ना कि यार क्या बात है. तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 में नाम आना, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट मेड यू टू दैट लिस्ट? अच्छा, इस सवाल के आई थिंक 2 जवाब हैं. वो ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में वो चीज़ होती है कि आपके विजन में होता है. तो जैसे एज एन आर्टिस्ट मेरा था हमेशा से कि आई यूज़ टू गेट इंस्पायर्ड बाय ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के वो लोग क्या करते हैं ऐसा इनोवेटिव कि वो वहाँ आते हैं. और ये वही लोग होते हैं जो कोई ना कोई फार्मूला से हट के काम कर रहे हैं. एंड बाय फार्मूला आई मीन कि जैसे आपको एक चीज़ दिख रही है मेन स्ट्रीम में. अब मैं क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आर्ट के पर्सपेक्टिव पे ही बात करूँगी. आर्ट भी डिफरेंट टाइप्स का है. जो कोई बाहर से देख रहा होता है आर्ट को, वो समझ रहा होता है अच्छा ये आर्ट है, बस कोई भी पेंटिंग आर्ट है. बट अगर आप उस फील्ड के अंदर हैं, यू नो कि देयर इज़ मिनिएचर आर्ट, स्कल्पचर आर्ट, आपको पता है कि सिरेमिक्स है, उसमें पेंटिंग है, यू नो पेंटिंग की 10 और किस्में हैं. फिर आपको फिल्म दिखेंगी. तो जो बाहर का होता है उसको नहीं पता होता कि ये आर्ट के अंदर क्या सब फील्ड्स हैं. तो जब मैं ये सब कर रही थी ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे विजन में था कि आई यूज़ टू लाइक, अच्छा जो जिन लोगों को मैं फॉलो कर रही थी उनमें मुझे फोर्ब्स 30 अंडर 30 दिख जाता था. होता है ना कि यू नो कि माई इंस्पिरेशन हो कि इसको मैं फॉलो कर रही हूँ, दे आर ऑन दैट. तो कहीं ना कहीं से इट वाज ऑन माई विजन लिस्ट. तो आई थिंक वो मैनिफेस्ट भी हुआ है. बट अगर मैं बात करूँ टेक्निकल इसका आंसर दूँ, तो जो फोर्ब्स की लिस्ट है वो डिसाइड इस तरह करते हैं कि वो देखते हैं कि उस क्योंकि रीजन वाइज होती है ना, एशिया की लिस्ट है, हर कॉन्टिनेंट की अपनी लिस्ट है हर साल. तो वो अपनी लिस्ट निकालते हैं. तो वो ये देखते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कल्चरल एक्टिविस्ट है, सिंगर है, जो भी उनकी एक जो लिस्ट होती है वो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब उसमें सिंगर्स भी होंगे, उसमें एक्टिविस्ट भी होंगे, आर्टिस्ट भी होंगे. तो पहली तो चीज़ ये होगी, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट लोगों के साथ मिला के वो बनाते हैं, डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स को टारगेट करती है. और सेकेंड चीज़ ये कि जब वो कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आपका कोई एक प्रोजेक्ट नहीं देखते कि वो बहुत अच्छा हो गया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लगता है कि हमारा जैकपॉट हो जाएगा. वो ये देखते हैं कि आपके पिछले 5 सालों की जर्नी क्या थी. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई गॉट टू नो. मुझे ऐसे पता चला जब मैंने एक फोर्ब्स की जो जर्नलिस्ट एक्चुअल हैं, जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, लाइक वे आफ्टर जब मैं आ गई थी लिस्ट पे, तो मुझे पता चला कि अच्छा दिस इज़ देयर वे, दिस इज़ हाउ दे यू नो स्क्रूटनाइज, और यू कैन से स्क्रीन कि किसको रखना चाहिए. दे ऑब्जर्व द टैलेंट ऑल अलोंग. हाँ, ऐसे ही. सही है. तो मतलब 5 साल की जर्नी. एंड हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन? आप कितने साल से हो? 5 साल की जर्नी उन्होंने नोट की.
अच्छा आप कितने अरसे से? मैं जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन ही देखूंगी ना, लाइक ठीक है। वंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो 6 years हो गए मुझे ग्रेजुएट होते हुए. ओके। सो इन अ वे व्हेन आई गॉट ऑन फोर्ब्स इट वाज लाइक 4 years का मैंने काम किया हुआ था. सो इट वाज लाइक अ परफेक्ट, उनके पास डेटा था. उन्होंने उस डेटा के बेसिस पे मुझे मतलब उस पे लिस्ट पे लेके आए. एंड देन मैंने उस वक्त 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो मेरी भी आप कह रहे हैं पोर्टफोलियो का हाईलाइट थे. जैसे एक सेंटियंट्स ऑफ लाइट गुजरा है कराची मनाली के साथ किया मैंने. फिर नासा के साइंटिस्ट के साथ मैंने रिसर्च की. आई गॉट टू नो अबाउट नासा एज वेल. तो वो ये भी एक प्रोजेक्ट, नया नाम, एक बड़ा नाम है फोर्ब्स के तो साथ. लाइक प्रोजेक्ट गोइंग टू स्पेस एंड देन अच्छा वही बात है ना कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आपने इतना नहीं आगे का सोचा होता. हाँ. इट्स लाइक अ बाय प्रोडक्ट. वो एक चीज़ Okay. वो लाइक हो जाती. मैंने ये नहीं सोचा था. मैंने ये सोचा था कि हाँ आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद लाइक पीपल फ्रॉम नासा, क्योंकि मुझे स्पेस में इंटरेस्ट है, स्पेस साइंसेज में इंटरेस्ट है. यहाँ तक नहीं सोचा था कि अच्छा मेरा प्रोजेक्ट भी उसका पार्ट बनेगा कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होगा. सो आई थिंक सम थिंग्स आर बेस्ड ऑन लक. लक है या एक वो फ्लो का पार्ट है जो होना होता है आपके साथ. अच्छा, जो आर्टिस्ट की बात है या विजुअल आर्टिस्ट की बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो आर्ट्स की फॉर्म है ना और डिजिटल अरीना में वो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं. लेकिन तुम्हारी फील्ड काफ़ी नीश है. और जो थीम्स हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, स्पेस वगैरह, बहुत कुछ, ये बहुत एसोटेरिक आइडियाज़ हैं. मतलब ये आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर हैं. तो डोंट यू थिंक यू हैव नीश योरसेल्फ वेरी मच, या ये इंटेंशनली किया है तुमने? असल में मैं वही बात बोलूँगी कि इंसान जब भी कोई चीज़ करता है, और अगर वो कोई भी जैसे इस तरह का स्टेप ले रहा है जिसको आपने अब नीश बोला, आई थिंक इट्स अ करेक्ट वर्ड. तो उस पे या तो उसका कोई एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि वो जो इस चीज़ को करने जा रहा है, या तो उसके ज़हन में प्लान होगा कि वो उसको सस्टेन कर सकता है, ठीक है. या तो उसका ये होगा कि अच्छा ठीक है, आई एम लुकिंग एट दिस पर्सन, उन्होंने ये चीज़ की तो चलो मैं भी करके देखता हूँ. अब मैंने जब किया तो अगेन मैं जिन एग्जांपल्स को देख रही थी, मैं इंस्पायर ही ऐसे लोगों से होती थी कि जो लोग शायद कमर्शियल आर्ट को बाद में सोचते थे कि अच्छा इस चीज़ को, जैसे हम सोचते नहीं कि आर्ट तो बना लिया आपने, फर्नीचर टेबल बना ली, इसको बेचना कैसे. तो वो ज़रूरी है थॉट, बिकॉज यू नो वी ऑल हैव टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट. बट आपने उस चीज़ को पहले विजुअलाइज कैसे किया, आपने अपना इनोवेशन कहाँ लेके आए. और अगर आप वो नहीं कर रहे, फिर आप आर्टिस्ट नहीं है, फिर तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं ना. फिर एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस में क्या फ़र्क रह जाएगा. ये वही वाली सवाल बात है. हो गई ना कि आपको सेल्स के लिए आपके पास ब्रांड होना ज़रूरी है. अगर इफ़ यू आर आउट देयर टू सेल योर आर्ट एंड यू डोंट हैव एनी ब्रांड टू बैक इट अप, तो फ़ायदा नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आप पहले विजनरी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि व्हाट आर द मनी मेकिंग एवेन्यूज़ इन दिस फील्ड. फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ तो अब मनी वैल्यूज़ ही बड़ी स्क्रूड अप हैं कि बंदा फ़ौरन चाहता है कि यार मैं घुसते ही इसमें कमाना शुरू कर हाँ, दूँ. ये माइंडसेट है. हाँ भाई, मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ, मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं फर्स्ट डे यूट्यूब से ही आपके व्यूज़ आ जाए. हाँ, यूट्यूब से कितना कमा लेते हो. मैंने कहा भाई यूट्यूब में मेरे पैसे लगते हैं, मैं कमाता रही यूट्यूब से. तो ये कितने लोग तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना चाहते हैं कि उनको पैसे कमाने, जबकि उनको ये नहीं पता कि इसमें दिल लगना चाहिए. फिर जबकि इसमें मज़े की बात यह है कि कमाता ही वो है जो पहले उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे. आपने उस आइडिया को उस आपका जो भी एक विजन है उस चीज़ को लेके, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपका कोई कपड़ों का ब्रांड है. मैं भी आजकल आई एम वर्किंग विद माई स्टूडियो एंड डूइंग सम, यू कैन से मच मोर कमर्शियल पीसेस. जैसे जिस बाकी काम से कंपेयर करें तो आप कहेंगे कि यार आयशा ने भी कुछ ब्लेजर्स और चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी. जबकि इज पार्ट ऑफ द बिगर गेम. आप एक चीज़ का आइडिया रखते हैं, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रेटजी जो मैं कर रही हूँ. बड़े बड़े ब्रांड्स, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट जो ब्रांड्स हैं वो ये चीज़ करते हैं कि वो अपनी कैंपेन बहुत आर्टिस्टिक आपको दिखाते हैं. फिर जो एक्चुअल उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो कमर्शलाइज्ड भी होते हैं. सो यू आर एक्चुअली सेलिंग लाइक अ वेरी बिग विजन, एंड देन आप उसको जो है मोनेटाइज कर रहे होते हैं इन सम अदर फॉर्म. और वही बात जो आपने बोली, जैसे हर कोई कहता है कि चैनल अगर आप बना रहे हैं तो फर्स्ट डे से कमाना ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स यू डोंट मोनेटाइज दैट थिंग, बट उसकी वजह से 10 चीज़ें और आपकी मोनेटाइज या उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा होता है. तो ये चीज़ ऐसी इसमें बेसिकली मुझे जो लगता है ना, ये यू आर बिल्डिंग द लेगेसी, क्योंकि द थिंग्स दैट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स एक्चुअली हेल्प यू टू सेल योर थिंग्स इन द लॉन्ग रन. क्योंकि उसके लिए आपको सेल्स का पुश नहीं चाहिए होता. फिर आपका ब्रांड का पुल काफ़ी है कि भाई आयशा with NASA, with Forbes, with this thing, with that thing. क्योंकि I have worked with a lot of companies और जिनके अच्छे नाम रहे हैं, तो बहुत दफ़ा क्या होता था कि when I'm sitting with somebody, I just have to take the name कि यार I'm from there. तो ऑटोमेटिकली आपका एक बार हाई हो जाता था. तो इसलिए आपके साथ जो ब्रांड्स होते हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ होता है, दे आर वेरी मच क्रूशल इन योर जर्नी. तो यू नीड टू मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि यार देखा जाएगा, बस ये स्किल सीखो और इसको मोनेटाइज करना शुरू करो. जबकि वो जो बिगर पार्ट है कि वर्किंग विद बिगर नेम्स, वर्किंग विद दैट इंटेंशन,
वो मैटर करता है, फिर आगे जाके सेल्स आसान हो जाती है। और इसको आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि कोई भी जो एक बड़ी रिकग्निशन है, जो एटलीस्ट मेरी नज़र में चलो रिकग्निशन है, जैसे आप फोर्ब्स को भी मैं काउंट कर लेती हूँ, ऑस्कर्स को देख लेते हैं, तो वो कभी भी उस चीज़ पे आपने देखा होगा उन पे नहीं मिलती जो बहुत ही कोई कमर्शियली हिट मूवी हो, ठीक है, बोथ थिंग्स एग्जिस्ट एंड दे आर बिल्कुल अलाउड ऐसे टू एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट कर रही हैं वो, मतलब बॉलीवुड जैसे कर रहा है मूवीज़, लेकिन जो ऑस्कर लेवल तक जाती है वो कौन सी मूवी होती है, बिल्कुल, हट के। कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स टारगेटिंग सम सोशल इशू, उस पर बहुत ही डेप्थ में रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर पूरा एक आइडिया डेवलप हो रहा है, टीम काम कर रही है, तो ऐसे नहीं होता। और इसी तरीके से मेरी भी अप्रोच ये रही है, मुझे था कि हाँ पैसे कमाने, बट मेरे लिए फर्स्ट वो थी नहीं कभी प्रायोरिटी। आई वॉज लाइक आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, अब वो सक्सेसफुल हो या ना हो, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। तो मैंने उस सोच के साथ अपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए मैंने वो किए हैं, और ये चीज़ मैं काफ़ी आजकल भी जैसे नोटिस कर रही हूँ, जैसे फैशन ब्रांड्स अगर उसकी एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगता है कि इतना टैलेंट है, हमारा कल्चर इतना रिच है, बट हो क्या रहा है कि जैसे कुछ लोगों के पास पोटेंशियल बहुत था, उन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पे काम नहीं किया, इनफैक्ट ये वर्ड ही लोगों को नहीं पता। Very true. फिर क्या किया, सबके आप में जैसे स्क्रॉल करी ना, सिंपल इंस्टाग्राम स्क्रॉल, मुझे लगता है यार ये किसी का भी हो सकता है ड्रेस, यू नो। सो फॉर मी जब मैंने अपना फाइनली आई लॉन्च माई ओन ब्रांड आयशा मली स्टूडियो के नाम से, मेरा ये था मैं बनाऊंगी कम, आई एम नॉट गोइंग इनटू फास्ट फैशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू मास प्रोडक्शन, बिकॉज इन चीज़ों के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ कि आपने मीनिंगलेस डिज़ाइंस बना के स्टोर्स भर दिए। आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दैट एज एन आर्टिस्ट, एज अ यूज़र ऑफ क्लोथ्स एज वेल। मुझे था मुझे कम करना है, मुझे कंसेप्चुअल करना है, मुझे पता है मैंने इस चीज़ में वही एक यू नो फोकस, वही अपना एक कंसंट्रेशन डाला है, जैसे मैं एक पेंटिंग को करती हूँ। जैसे फॉर मी अ पेंटिंग इज समथिंग, मैंने उसको टाइम दिए, मैंने उस आइडिया को एक्सप्लोर किया, काम किया। तो ये अप्रोच जब तक हमारी नहीं आएगी ना पाकिस्तान में, कमाएं पैसे बट साथ साथ आप ये भी तो करें कि आपने उस फील्ड को कितनी जस्टिस की है, आपने उस फील्ड को क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने उस आइडिया के साथ क्या किया। तो मेरे लिए ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं थ्रू आउट माई जर्नी। और तुम्हारे केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी भी रही है, क्योंकि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सम ब्रांड्स एंड ख़ास तौर पे तुमने अपने कंटेंट पे भी काम किया है। आई वाज गोइंग थ्रू यूट्यूब चैनल, तुम्हारा लिंक्डइन, एवरीथिंग इज़ वेरी मच आर्टिकुलेटेड इन दैट रिगार्ड, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि भाई जो लोग अपना एक ब्रांड बना लेते हैं लेकिन उसके साथ पर्सनल ब्रांड के जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको इमर्ज नहीं करते या एवॉल्व नहीं करते साथ साथ। तो ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा मैं चाहूँगा तुम इसको एलैबोरेट करो कि पर्सनल ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पे इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह। आई थिंक देखिए, मैंने बहुत वेंचर्स में मैंने एज अ एंटरप्रेन्योर में घुसी हूँ, लाइक यू नो एज अ को फाउंडर, एज यू नो समवन, एज अ पार्टनर। मुझे बहुत इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, बट वन थिंग दैट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब अनक्वेश्चनेबल है, वो ये चीज़ है कि जो भी टीम है ना उसकी फाउंडिंग वो बहुत ज़रूरी है। जो भी कंपनीज़ हैं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, यू नो आउट ऑफ नो वेयर कंपनीज कम एकदम से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर, कैसे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो तो कल बनी है। इट्स अबाउट द पीपल हु आर बैकिंग इट। लोग चेक करते हैं जाके कि यार इसको चला कौन रहा है, हु इज़ द मास्टर माइंड बिहाइंड, विजन किसका था, फाउंडिंग मेंबर कौन है, पार्टनर्स कौन कौन है, हु आर द स्टेक होल्डर्स। तो ये सवालों पे आप बाद में जाएंगे ना, आपको पहले ये पता होगा कि ये जो, और बेसिकली वो एक तरह से देखा जाए तो वो ब्रांड एग्जिस्ट करता ही था पहले से, बिल्कुल, बिकॉज इट्स टेकिंग फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर, प्रोडक्ट ऑफ दोस्त। तो अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग है, एंड ये चीज़ मैं अपने जो भी इर्द गिर्द लोग हैं जो इस चीज़ से बिलीव नहीं रखते कि यार हमारी तो इंडस्ट्री यू नो क्रिएटिविटी की नहीं, तो हमें क्या ज़रूरत है पर्सनल ब्रांडिंग, आई एक्सप्लेन दैम कि ये टाइम ही ऐसा है, चाहिए सिर्फ ये होता है लोगों में कि हमारा आर्ट बोलता है सिर्फ। हाँ, और ये देखिए टाइम ऐसा है, मैं ये कहती हूँ कि ट्रस्ट बिल्ड ही तब होता है विद सम विजिबिलिटी। चाहे आप बैंकर हैं, चाहे आप कहीं फाइनेंस, जैसे दूर दूर तक मेरा ताल्लुक नहीं है, बट यू नो हमारा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, इफ़ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। ये वो टाइम ही नहीं रहा कि लोग एक दूसरे को सीवीज़ भेजें, आप सीवी भेज भी दें, लोग जाके अगर उनको थोड़ा सा भी यू नो इफ़ दे वांट टू हैव लाइक अ सेकंड गेस अबाउट योर प्रोफाइल, वो जाके आपको लिंक्डइन या गूगल पे एक बेसिक सर्च ज़रूर करेंगे। सो यू कांट डिनाई दैट। और वैसे भी अगर कोई हाई प्रोफाइल है या फिर हाई स्टेक्स हैं, तो बहुत दफ़ा अगर मैंने भी कभी हायरिंग की है तो लिंक्डइन वगैरह तो बाद में सबसे पहले ये देखा है कि हमारे डाकखाने कहाँ मिलते हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा जहाँ मुझे हो या किसी कंपनी में काम किया, अच्छा इस कंपनी में मेरा वो काम करता है, फ़ौरन फ़ोन मिलाया, या इस बंदे को जानता है। तो अगर वो बंदा मेरी गुड बुक्स में है और वो बंदा जो कैंडिडेट है वो भी उसकी गुड बुक्स में है, तो दैट्स अ श्योर शॉट, फिर मैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा। कितनी दफ़ा तो बैक चैनल से भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो आपका पर्सनल ब्रांड सिर्फ ये नहीं, जो बेसिकली आपको दिख रहा है, जिस तरह आप नेगोशिएट करते हो, जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप काम करते हो, वो भी करता है। क्योंकि पर्सनल ब्रांड
कहीं जाके आपके स्टेक्स हाई करता है, स्टेक्स लो Yes, करता है कि भाई बिल्कुल। बीच में ये बंदा शामिल है। हाँ हाँ अच्छा मुझे बताओ कि डिजिटल आर्ट, इमेजिनेटिव सलाहियतें, क्रिएटिविटी एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जो चौथी चीज़ है ये तीनों चीज़ों पे हावी है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब एआई, ज़ाहिर है अभी तो नहीं, ज़ाहिर है पिछले 30-40 साल से काम हो रहा है, ये तो अब एआई ज़्यादा एक बज़वर्ड बन गया। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता आया था, ये अभी भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है, तो हमें ये लग रहा था कि यार सिर्फ मीनियल जॉब्स होंगी जो रिप्लेस हो जाएंगी। फिर आया यार ह्यूमन इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जिस आहिस्ता तरह आहिस्ता मशीन वो बढ़ता लर्निंग हो गया। रही है, मशीन लर्निंग हो रही है, मतलब चैट जीपीटी भी आपसे पूछता है कि ये तीन रिस्पॉन्सेज हैं, कौन सा आपको सही लगा, तो सही इट्स लगा। लर्निंग फ्रॉम यू ना। Yeah. तो कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस भी लर्न कर रहा है। और इमेजिनेटिवनेस डेफिनेटली एक प्रॉम्प्ट अवे है, आपने कुछ भी आपने इमेजिन किया, 3 पेज का प्रॉम्प्ट बनाया आपने, जो भी आपने इमेजिन किया आपने डाल दिया, वो आपको उस हू बहू वही चीज़ दे देगा। Yes. तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय एआई। तो डोंट यू थिंक कि डिजिटल आर्ट इज थ्रेटन्ड बाय दिस थिंग बाय द पैसेज ऑफ टाइम? नहीं, आई डोंट सी इट एज अ थ्रेट। और मैं इसकी ये भी वजह है कि मैं असल में एआई को यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम 2019। ओके। वो ये वजह है कि जब चैट जीपीटी वाजंट इवन देयर, लाइक ओपन एआई ने रिलीज़ ही नहीं किया था चैट जीपीटी, एंड आई वाज हैविंग कस्टम एपीआई एक्सेस बिकॉज मैं कुछ फेलोशिप्स का पार्ट थी, रिसर्च ग्रुप्स का Okay. पार्ट थी। तो मुझे उसी वक्त पोटेंशियल समझ आ गया था, मतलब मैंने कहा वाओ, लाइक इट्स जनरेटिंग अ सॉन्ग। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मुझे याद है उस वक्त भी कि जब मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मेरा वो रिएक्शन था। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे पता था ये चीज़ होनी है। तो एक चीज़ ये भी है कि मुझे कोई शौक नहीं मिला जब एकदम से सब एआई पे बात करें। नो, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एआई एक चीज़ कर रही है, आप इसको अगर चीज़ को नोटिस करें, तो एआई ने उन चीज़ों को टारगेट किया है जो मंडेन थी, जिन पे हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते थे। बट क्योंकि वी वर नॉट रेडी कि वो चीज़ हमसे ले ली जाए, हमारा टाइम उस पर क्योंकि लग रहा था, हमें आदत नहीं थी कि हमारा टाइम सेव हो। ऑटोमेशन की जब बात करते हैं तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, और इसकी वजह से अब हम एक शौक में और हम ये कह रहे हैं कि ओ एआई इज़ गोइंग टू टेक अवे द जॉब्स। येस, इन द फ्यूचर वी डोंट नो कि कौन सी डार्क डायरेक्शन में जाती है। ये साईफाई मूवीज़ देख देख के हम वी हैव डेवलप दैट फियर एज वेल, एक विजन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी एज ह्यूमैनिटी अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने इतने टेक एवोल्यूशन देखी है ओवरऑल, एआई से पहले और भी बहुत आई हैं। कैमरा जब आया था तो पेंटर्स को लगता था कि वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट? तो पेंटर्स भी तो फोटोग्राफर्स बन रहे हैं, आर्टिस्ट भी तो वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स लाइक वी हैव टू इवॉल्व विद टाइम। और अगर एआई एक चीज़ हमारे लिए लाइफ ईजी कर रही है, तो आई थिंक वी एज ह्यूमन बींग्स शुड टेक दैट एज अ चैलेंज। हमें सोचना चाहिए कि यार अच्छा ये चीज़ तो हो रही है, अब हम इसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो आर्ट इजंट थ्रेटन्ड, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिर हमारे पास ये चांस है ना कि जैसे अब ये भी आप कहेंगे कि जैसे पेंटिंग्स वो 1 क्लिक पे बन रही हैं, तो फिर आर्टिस्ट का क्या काम है, राइट? लेकिन वही बात है ना कि क्या आप उसको आर्ट कहेंगे। मैं जब करती हूँ तो आई डू इट फॉर आइडिएशंस। मैं उससे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं करती कि ओ मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, सो लेट्स कॉल इट माइन, मैं इंटरनेट पे जाके उसको पोस्ट करूँ, आई टेक सम व्यूज़, येस नाउ दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल विल डू, बट डजंट मीन कि वो एक आर्ट की डेफिनेशन पे उतर रहा है। आपको भी तो अपने ब्रेन को चैलेंज करना है ना। वी आर थिंकिंग बीइंग्स, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। बिल्कुल ऐसे। तो हम उस इंफॉर्मेशन, हम उस डेटा जो हमें मिल रहा है, एआई ने हमारे लिए कर लिया है, हम उसको कैसे यूज़ करके कोई उससे बड़ी या बेहतर बात वेल आर्टिकुलेटेड हम कैसे कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ आवर चैलेंज नाउ। मुझे असल में पर्सनली थोड़ा सा ना एआई से ज़्यादा जो थ्रेटन लगता है ना, वो मशीन लर्निंग लगती है। क्योंकि जिसमें उसने आपका जिस्ट निकाल लिया, सही है, उसने सीख लिया, एक दफ़ा आपके सिस्टम से निकल के जिस चीज़ उसके सिस्टम में चली गई, अब उसने मज़ीद उस पर इवॉल्व कर लेना है, ठीक है, उसने एक चीज़ आपसे लर्न कर ली है। तो मशीन लर्निंग जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है मेरा ख्याल से। तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए ज़्यादा घबराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई यूनिक आइडिया है, मैंने चैट जीपीटी को दे दिया, अब चैट जीपीटी के सिस्टम में वो आ गया, ठीक है, अब उस तरह के इनपुट्स दूसरों के लिए जनरेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग की ओरिजिनलिटी है वो भी लोगों को लगता है कि यार काफ़ी वो हो रही है। लेकिन आप देखें तो ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिस्पॉन्सेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इमोशनल अंडरपिनिंग्स जो हैं वो भी आपका एआई सीख रहा है। इसको गलत भी यूज़ करें, जैसे आपने जो बात की ना मशीन लर्निंग की, जैसे व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि जैसे किसी का प्रोफाइल पे बुक्स पड़ी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको आपने फीड किया, क्योंकि कस्टम जीपीटीज़ भी आ गए हैं। सो कस्टम जीपीटीज़ आर लाइक, उसके भी 4.0 वर्जन समथिंग चल रहा है आजकल। तो उसमें आप डालते हैं एंड नाउ यू कैन आस्क इट to become your mentor, like someone who doesn't even exist, wo they're not in this world, you are asking that so called persona based on their written work। हो सकता है कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर हो। मैं खुद AI फिलोसफी पे काफ़ी कंटेंट बना रही थी पिछले दिनों, लाइक ओल्ड बुक्स को लेकर
फिलोसोफर्स की, जैसे बहुत फिलोसोफर्स को मैंने पढ़ा है, जॉन बॉड्रिलार्ड है, रेने डेकार्ट है, लाइक लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर्स, उसको आपने आज के टाइम के हिसाब से रीथिंक करना है. लाइक दिस इन इटसेल्फ इज अ टास्क, राइट? ओल्ड आइडियाज़ को देख गया है, अब आपने उसको आज के ज़माने, आज के स्टूडेंट्स के लिए, आज के एजुकेशनल उसमें कैसे आपने फिट करना है. तो मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि ईजी भी है ये चीज़, लाइक for educational purpose, like anyone can reinvent knowledge in today's time because of this custom GPT. But at the same time वही बात है कि जहाँ एक चीज़ का अच्छा यूज़ होता है तो डार्क यूजेस भी हैं. पीपल कैन मैनिपुलेट समवन्स प्रोफाइल और उसकी लेगेसी को मिसयूज़ भी किया जा सकता है. और फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज ना, इट्स अबाउट एप्लीकेशन एज वेल. क्योंकि जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पूरे सिस्टम को चैट जीपीटी के थ्रू कोई मैनिपुलेट कर ले, कुछ कर ले, तो एप्लीकेशन नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, तो वो विजनरी और वो लेगेसी बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो कभी नहीं कर पाएगा. मुझे बताओ कि तुम्हारी जो अभी जो भी लर्निंग्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम डैम श्योर के 25 years old, 20 years old, या तुम्हारे जो एलुमनाई में जो जूनियर्स होंगे वो डेफिनेटली तुमसे सवाल जवाब करते होंगे. तो उनके कौन से 2-3 ऐसे फियर्स हैं जो तुमने नोट किए हैं यूथ में, ख़ासतौर पे फीमेल्स में, जो तुम्हारे अपने जूनियर्स हैं, और तुम किस तरह एड्रेस करती हो उनको? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि रिसेंटली अभी आई वाज फैकल्टी एट BNU एज वेल, लेकिन मैं जूम पे क्लासेस ले रही होती थी. उससे पहले मैं 1-2 और भी प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व थी जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ आई वाज एफिलिएटेड. ठीक है, तो उन सब का मैं अगर बोलूँ कि आजकल जो एक यूथ का जो फियर है, या व्हाट आर दे थिंकिंग, वो ये है कि जैसे अभी मैंने ह्यूमन रीइमेजिन के नाम से आई टोल्ड यू कि एक AI प्लस फिलोसफी में मैंने पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ बनाई कि जिसके पास नहीं टाइम वो जाके फिलोसफी की बुक्स पढ़े, PDFs पढ़े. दे वांट क्विक इन्फॉर्मेशन, दे वांट अटेंशन स्पैन उनका कम है, दे वांट नॉलेज, दे वांट टू पास देयर एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटी, बट देन दे ऑल्सो वांट टू बी ट्रेन्ड एज आर्टिस्ट. अगर वो थिंकर्स बनना चाह रहे हैं, फिलोसफी तो उनको पढ़नी पड़ेगी ना एट सम पॉइंट. बिल्कुल ऐसे. तो वो उसके लिए मैंने जो पूरा कोर्स डिज़ाइन किया वो ये, लाइक आई एक्चुअली गॉट दिस क्वेश्चन फ्रॉम समवन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे वर लाइक आपकी कितनी रिसर्च हुई, कैसे हुआ, हमारे अंदर तो इतना स्टेमिना नहीं है. लाइक ये तो हमें यूनिक लग रहा था बिकॉज पाकिस्तान में नो वन इज टीचिंग, एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली सेड दिस टू मी इन द फर्स्ट क्लास. व्हेन आई आस्क्ड कि व्हाट मेड यू सिलेक्ट दिस. अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता होगा, टीचर्स. मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट मेड यू सिलेक्ट माई कोर्स. सो दे सेड कि हमें आपका विजन, जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी, इंटरेस्टिंग लगी. हमने कहा पाकिस्तान में तो कोई ऐसा करवा नहीं रहा, हमें कुछ न्यू करना था, हमें कुछ न्यू. आई वॉज एक्चुअली हैप्पी. आई वॉज लाइक चलो एटलीस्ट एक दैट रे ऑफ होप है कि स्टूडेंट्स वर लाइक कि हमें कुछ न्यू मिले. तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो कि BNU ने लिया. एंड दे बिलीव्ड इन माई विजन. दे वर लाइक आयशा आप पढ़ाओ, यू डिज़ाइन द कोर्स, यू थिंक अबाउट एवरीथिंग. तो मैंने भी डिज़ाइन किया. ज़ाहिर है मेरा भी नॉलेज अगर एक तरह से देखा जाए तो आई वॉज गोइंग बैक टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. रिसर्च लगी मेरी सब कुछ. तो फिर 1-2 स्टूडेंट्स ये कहा कि ये जो हम कर रहे हैं इसका मतलब नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हमें नहीं पता AI और इवॉल्व कर दे, फिर ये कैसे रेलिवेंट है. आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इसका कोई आंसर नहीं है. द ओनली आंसर इज़ कि आप ये समझो कि जो यूनिवर्सिटी में, एंड आई टोल्ड दिस टू देम, कि आप ये मत समझे कि मैं आपको ग्रेड अच्छा दे दूंगी बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. मैंने कहा दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क नाउ. क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इटसेल्फ आप कमेंट कर सकते हो कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक पुराना सिस्टम है जो कि हमारे लिए बनाया गया था फॉर अस टू बी स्लेव्स. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट इसकी जो मेंटालिटी है वही है. और अगर आपको इसको कहीं भी रेवोल्यूशनाइज करना है, यू हैव टू थिंक कि इसकी कोई एज नहीं है. डिग्री के बाद आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं हो रही, आपने अडेप्ट करना नहीं छोड़ देना. तो आई वाज लाइक आप इसका एक टेक अवे ले लो कि आप बस इस क्लास में बैठ के 2 चीज़ें सीख लो, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च करना. AI भी चली जाएगी, मशीन लर्निंग के अलावा कुछ और आ जाएगा, डेटा कलेक्शन की कोई न्यू फॉर्म्स, बिग डेटा, स्टफ विल नॉट एंड. बट जो आप माइंडसेट यहाँ से लेके जाओगे ना, द वे आई डिज़ाइन द कोर्स ऑब्वियसली, कि आपको इस तरह आइडिएशन करनी है, कोलैबोरेशन करनी है, सब आपने स्टूडेंट्स आपस में आइडियाज़ बनाएं, कंटेंट देखें, एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू दैट कंटेंट. तो मैंने जिस तरह डिज़ाइन किया था, इट्स वेरी इंटरेक्टिव. तो मैंने उनको यही चीज़ कहा, मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग ना. अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, अगर आपको यही नहीं पता कि जो भी आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन, ये आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, आपने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है कॉन्शियसली. मैंने कहा देन यू आर लर्निंग नथिंग इन द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के 4 साल आपको क्या सिखा देंगे, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो. यस. सही है. अच्छा, और ये एक फेयर हो गया कि यार एवोल्यूशन जो है वो जिस स्पीड से चल रही है आगे जाके जो हम लर्न कर रहे हैं वो भी रेलेवेंट ना हो जाए. यस. कोई और फेयर?
अच्छा, ये एक फियर ये है कि जैसे हमें लग रहा है कि अगर ऑटोमेशन इतनी हो जाएगी जो कि हो रही है कि you're adding like a video clip on your software और वो आपको 4-5 रील्स बना के दे रहा है. हाँ, So in a way like people who एडिटर्स are खत्म in हो this जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे आजकल मेरे भी साथ टीम्स वगैरह काम कर रही होती, हाँ, सो उनका फियर कि यार हम क्या करेंगे अभी, अगर कोई एक टूल आ जाता है जो लिटरली आज जैसा एडिट मैं चाह रही हूँ और उसको वो बेचा कर भी जा रहा देगी. है ना इस तरह करके, अब आपको हाँ एडिटर्स की हाँ. ज़रूरत नहीं है, ये सब कर एंड देगा, ये सब कुछ सब्सक्रिप्शंस करेगा। ठीक है होती हैं इन हाँ, सॉफ्टवेयर्स की, बट सो इकोनॉमिकल कि आई डोंट हैव टू डील विद 5 पीपल, आई कैन जस्ट गो ऑन दैट सॉफ्टवेयर, एक क्लिक पे मैं 5 वेरिएशंस बना लूँगी. ठीक है. तो आई थिंक ये फियर, मुझे जो एक एक्चुअल फियर मेरा है ना वो ये है कि यार हम एआई को बहुत स्पीड से इवॉल्व होते देख रहे हैं. एआई का वर्ड तो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, बट इतना लॉ मेकिंग में हमें काम नहीं दिखा. मतलब अगर आप इसको सोचो तो जो हम स्टाइल्स जनरेट कर रहे हैं, वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, इट्स फेड ऑन द डेटा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. तो वो जो डेटा पे हमने इतना कुछ अपने इवॉल्व करके एआई के सॉफ्टवेयर्स बना के मोनेटाइज कर ली बिजनेसेस ने, इसका काउंटर कुछ भी नहीं है. लाइक नो वन इज़ एक्नॉलेजिंग इट प्रॉपरली कि यार इसको लॉ, किसी एक लॉ की फॉर्म में आए. बहुत देर हो गई है. बहुत देर हो लाइक गई। मुझे लग रहा था कि अब जब व्हेन एआई वाज अ हाइप वर्ड, मुझे था कि यार कुछ महीने ठीक है अभी शौक है, बट आएंगे लॉज प्रॉपरली आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं, बट नथिंग गेम. हाँ, और जो उल्टा वो मिसयूज ज़्यादा भी हो रहा है। उल्टा वो बट इट्स टेकिंग ओवर एंड इट्स टेकिंग मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, वो बहुत कंप्लेसेंट है। सही है, अब हम अपने कंफर्ट जोन्स में थे। तुमने जो 2 स्किल्स की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च, ये मेहनत मांगती हैं। सही है, और ये आपके कॉमन सेंस से बाहर स्टेप आउट करना जानती हैं। और सिंपल सी बात है कि एक जज करना और थिंकिंग करना 2 ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि तुम्हें जज करना आराम से, मतलब तुम्हें खदो खाल से होलिये से जज करना आराम से, लेकिन रिसर्च करना तुम्हारे बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पे जाके सोचना, बात करना, Yes. उसमें टाइम लगता है और मेहनत लगती है। एआई आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझसे 2 हाथ आगे भागो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा लर्न कर रहा है। तो आपको किसी नॉन ह्यूमन पावर ने चैलेंज कर दिया है कि बेटा मुझसे आगे भागो, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाना है तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ाई लिखाई और ये रिसर्च, ये क्रिटिकल थिंकिंग तो वैसे ही हमारे बस में नहीं है। तो वो जो 1% है वो खुश है, क्योंकि वो रूल पहले भी कर रहा था। हो सकता है वो 1% से 0.1 हो जाए। सही है, और कुछ ऐसे लोग हों जो अभी भी लेथार्जिक हों, वो कोप अप ना कर पाएँ। और जब ये आया था एआई तो काफ़ी लोग कहते चलो कोई बात नहीं, इसने इंटेलेक्चुअल काम ले लिया, लाइक थिंकिंग गिविंग आइडियाज, ही वो कोई बात नहीं, वी कैन स्टिल डू सर्विसेज, वी कैन क्लीन एंड वी कैन. वो भी बॉट्स आ गए, इलॉन भी मस्क bots इज आ गए। वर्किंग हेवीली ऑन दैट. वही बॉट्स आ गया, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि फ्रॉम मेरा तो ज़्यादातर ताल्लुक फिटनेस से रहा है। बहुत से लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ होता है कि यार ये काम तो चैट जीपीटी कर सकता है, ये काम तो वो कर सकता है, आप इसी को चार्ज कर रहे हैं, ये तो फ्री में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फ्री में तो मैं भी बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन सिलसिला सारा ये है कि आपको अभी तक ये पता है क्या करना है, कैसे करना है। छोटे बच्चे को भी पता है कि भाई अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है और तमीज़ से सोना है। तो मैंने कहा 2-3 चीज़ें ही हैं फंडामेंटल, लेकिन कैसे सोचना है ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ 9 to 5 प्रोफेशनल एंड यू आर कंसर्न अबाउट क्रिस्पी 6 पैक, तो यू आर थिंकिंग रॉन्ग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यू डोंट नीड देम। तो ये आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया। ये तो चैट जीपीटी से आप पूछोगे, वो भी यही बताएगा कि हाँ ये चाहिए, वो लेकिन इन्फ्लुएंस में आगे, बट दे डोंट नो लाइफ की डायरेक्शन नहीं है Life ना की direction फाहद. नहीं है। इसमें आई थिंक ये चीज़ मसला इसमें ये है कि हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं आजकल के टाइम में. इट्स लाइक टुडे दिस थिंग इज अट्रैक्टिंग मी, कल कुछ और. हाँ, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक आपका एक लाइफ प्लान होता है, एक लाइफ ऑडिट होता है, आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं. टूल्स आते रहेंगे, ठीक है, मैं सारे टूल्स नहीं सीख पाऊंगी, ये इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. हर दिन कोई ना कोई नया टूल आ रहा है. मैं हालांकि आई एम वेरी टेक गीक, मतलब रोज़ मैं देख रही होती हूँ, कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ. स्टिल यू कांट कीप अप विद इट, मतलब इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल. ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. लेकिन आप व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज़, जो भी आपके लाइफ का एक पर्पज़ है, जो व्हाटएवर योर कॉलिंग इज़, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, जो आपको करना है, पर्पज़ है, आप देखें कि वो चीज़ एआई या टेक या व्हाटएवर कैसे आसान कर सकती है. कैसे आसान कर सिंपल. सकते हैं। वो है ना, एक मॉर्गन हाउसले नाम है शायद उसका, उसकी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी. उसकी अभी नई बुक आई है, सेम एज एवर. तकरीबन कोई आधी पढ़ी होगी मैंने. उसका जो मुझे क्रक्स समझ में आया ना, वो ये आया कि वी हैव बिन वेरी मच फ्राइटन्ड कि यार एआई ये कर देगा, वो कर देगा, दुनिया बदल रही है, सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग ऑन द लाइन्स कि क्या नहीं बदल रहा. ह्यूमन नेचर नहीं बदल रही. हज़ारों साल से, लाखों साल से ऐसे ही, वो आगे भी ऐसे ही रहेगी. फियर वही रहेगा, रिलेशनशिप के इश्यूज़ वही रहेंगे, हेल्थ के इश्यूज़ वही रहेंगे, ग्रीड वही रहेगा, लव एंड इमोशंस वही रहेंगी.
फोमो वही रहेगा। बिल्कुल। फोमो आज भी क्रिएट हो रहा है, अगली दफ़ा और भी क्रिएट होगा, पहले भी क्रिएट होता था, पहले टीवी क्रिएट करता था, आज सोशल अनलेस मीडिया क्रिएट कर ह्यूमनॉइड्स रहा टेक ओवर। है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दूसरी बात आ गई ना, यहाँ तो मेहनत आ गई। बिल्कुल। वो मेहनत करने से हम लोग वैसे ही घबराते थे, अब एआई ने और मजबूर कर दिया। तो जो मेहनत करके एआई से थोड़ा सा आगे भाग रहा है और एआई को डिक्टेट कर रहा है, तो वो ही जीत रहा है यहाँ पे। तो मुझे तो ये लगता है। नहीं तो जैसे अभी मैंने भी आई थिंक आई वाज सीइंग सम वीडियो और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी जो है जिस टाइम में हम रह रहे हैं, प्रेजेंट की अगर हम बात, फ्यूचर तो देखें इट्स वेरी फार फैच ना, अभी की अगर हम बात करें तो हमें उस बंदे से, हमें एआई से नहीं डरने की ज़रूरत, हमें उस इंसान से डरने की ज़रूरत है जिसको एआई बहुत अच्छा आता है चलाना। और सेकेंडली ये कि हमें चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि जैसे अभी एआई, ठीक है, इसकी कुछ काफ़ी लोगों ने, जैसे लड़कियों के साथ पिक्चर्स का ये वो इशू दिखता है आपको, तो मैं उस पर भी थोड़ा कहना चाहूँगी कि देखें वो भी चीज़ें होंगी, ये तो हमेशा से वन फॉर्म और दी अदर वो दिखता ही है कि जो सोसाइटी में गलत चीज़ें हैं, जब कोई टूल आता है तो टूल ख़राब थोड़ी, इट्स लाइक अ गन। बिल्कुल जैसे इंटरनेट लाइक अ गन है ना, मतलब वो तो टूल है, आप उसको यूज़ किस तरह कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, नॉलेज हैज़ एग्जिस्टेड, एवरीथिंग इज़ लाइक, आई थिंक जॉन बॉडलर्ड का ही कोट है कि नथिंग इज़ ओरिजिनल नाउ, बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी विदाउट एन ओरिजिनल। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का है ना ये तो। और ये बात इतनी स्ट्रांग है विच इज़ ट्रू कि देखिए हम जो भी एवोल्यूशन करते हैं ना, अगर आप उसके एक्चुअल ओरिजिन पे जाओ, क्रक्स पे जाओ, तो वही बात है कि ह्यूमन नेचर वही है। हमारे इश्यूज़ खाने पीने के, हमें सुबह उठ के अपना नाश्ता तैयार चाहिए, हमें रात को सोना है, टाइम पे नींद है, हमारे इश्यूज़ वही हैं। अब वो चीज़ें उसको किस तरीके से इवॉल्व कर रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस ला रही हैं, दिस इज़ समथिंग वी हैव टू एक्नॉलेज एंड थिंक अबाउट। हर किसी का एक अनफेयर एडवांटेज होता है। तुम्हारा क्या रहा है? नहीं, किस चीज़ का अनफेयर एडवांटेज? जिस जगह पे तुम हो आज, हाँ। सही है। फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स का, सॉरी बिल गेट्स का ये था कि उसको ज़िंदगी में बहुत पहले उसके कंप्यूटर स्क्रीन सामने आ गई, उसने काम करना शुरू कर दिया, उसने इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया। जिस तरह अली अब्दाल का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, काफ़ी देखा था, अली अब्दाल कहता है कि यार मेरा अनफेयर एडवांटेज ये है कि मैं बेसिकली हार्वर्ड आ गया, वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया और अपने टेक्नोलॉजी को मैंने बूस्ट करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन ट्यूटरिंग की आहिस्ता आहिस्ता, आई गॉट इनटू दिस फील्ड। तो अच्छा, ये 2-3 चीज़ों से आता है। एक आपके ब्रॉटअप से, कि आप जिस पेरेंटिंग एनवायरनमेंट में पली बड़ी हो, ठीक है, आपने देखा होगा यार मेरे पेरेंट्स किस तरह डिफरेंट थे, तो मेरा ये कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये अनफेयर, कंपेटिटिव नहीं बोलूँगा, कंपेटिटिव में यू कम्पीट विद अदर्स, अनफेयर में यू डोमिनेट। इसका मतलब ये है कि दूसरों के पेरेंट्स ये कर ही नहीं सकते थे जो मेरे पेरेंट्स ने कर दिया या मेरे एनवायरनमेंट ने कर दिया। तो वो ऐसा कौन सा फैक्टर रहा है जिससे तुम बोलोगे यार ये मेरा अनफेयर एडवांटेज? मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी वजह से मैं ये हूँ, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही है। इस पर एक बुक भी है अनफेयर एडवांटेज पे, कि हर किसी के साथ होता है जो वो कहीं ना कहीं से एक डैब हैंड ले जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, शायद आपको आंसर स्ट्रेंज लगेगा, मुझे लगता नहीं मैंने ऐसा कुछ अभी किया जिसमें मैं ये बात करूं कि अनफेयर एडवांटेज मेरा क्या था। आई स्टिल हैव सो मैनी प्लान्स एंड स्टफ, आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, लेकिन मुझे नहीं लगता भी मैंने ऐसा कुछ किया है। बट अगर मैं बात करूं अपने पेरेंट्स की, तो येस, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जब मैं प्री मेडिकल से शिफ्ट करी थी फॉर आर्ट, विदाउट एनी मतलब होता है ना प्लान, मैं इंडस वैली के टेस्ट में जाके बैठ गई थी और उसके नेक्स्ट डे भी मेरा ज़ियाउद्दीन का टेस्ट था। सो आई वाज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिकल टेस्ट, बट इस पे चली गई क्योंकि मुझे करना था। बड़ा अनफेयर एडवांटेज है वैसे, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं इसको। नहीं, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, मतलब मैं इसमें पेरेंट्स को ही इस पे दे रही हूँ क्रेडिट, कि उन्होंने उस वक्त मुझे पूछा कि मैं जब, अच्छा मेरा आ भी गया दोनों जगह पे, ये भी एक चीज़ है कि जब मेरा दोनों जगह पे आ गया, आई वाज डिसाइडिंग माई यूनिवर्सिटी, सो माई फादर एक्चुअली आस्क्ड मी कि मैं थोड़ा इनडिसाइसिव होती, दिल में मेरे यही था कि मुझे आर्ट करना है, बट मैं कह नहीं रही थी बिकॉज एक मेडिकल का माहौल, माइंडसेट बना हुआ था। अच्छा, प्रेशर भी नहीं था, बस एक माइंडसेट बिल्ड था। आई वुडंट कॉल इट अ प्रेशर, फैमिली में डॉक्टर्स थे, बट एक वो था, आई डोंट इवन नो हाउ टू ट्रेस इट कि क्या था, बट वो था। तो माय फादर एक्चुअली आस्क्ड दिस टू मी कि मैं ज़्यादा अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ या आर्टिस्ट। उन्होंने एक दिन बैठ के मुझसे पूछा और मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा आर्टिस्ट। और वो देख रहे, अरे कहा हाँ ठीक है, फिर आप चली जाओ आर्ट में। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। एंड नेक्स्ट थिंग आई नो इज़, मैंने इंडस वैली में, मतलब आई वेंट टू इट एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मुझे लगा मैं अपनी जगह पे आ गई, यू नो, बिटवीन द पीपल यू नो हु आई थिंक आई शुड बी विद, क्योंकि वो क्रिएटिव हैं सारे। और अगर मैं मेडिसिन में रहती, कहीं ना कहीं शायद मैं साइकोलॉजी या न्यूरो साइंस में जाती, क्योंकि अभी भी अच्छा एज एन आर्टिस्ट भी मैं उन्हीं आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि मुझे जो साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, मैंने बहुत साइकोलॉजिस्ट को स्टडी किया हुआ है, जैसे लूशियन फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज भी उल्टी सीधी पढ़ी हैं, लाइक ड्रीम साइकोलॉजीज एंड यू नो
जैक लकान की थ्योरीज की, वो एक जो छोटा बच्चा होता है वो किस तरीके से इंप्रेशन लेता है फर्स्ट टाइम अपने आप को मिरर आई में वाज देखने। वाचिंग सम यूट्यूब वीडियोस जो तुमने एआई इन्फ्लुएंस म्यूजिक वीडियोस वगैरह, तो वो काफ़ी हाँ, हाँ। इमेजिनेटिव थी, तो तो ये वो चीज़ें नज़र आती हैं उसमें। एग्जैक्टली तो मतलब मेरे जो आइडियाज़ हैं, अब अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग द सेम आइडियाज़ बिकॉज आई हैवंट चेंज्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेम है। और आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जब आर्टिस्ट बनते हैं या कोई राइटर बनते हैं, हम इसलिए नहीं बनते कि ओ आई एम अ गुड राइटर सो आई बिकेम अ राइटर, या आई एम नॉट यू नो एन आर्टिस्ट बिकॉज आई एम गुड एट पेंटिंग। नो, आई थिंक यू शुड हैव समथिंग टू से एंड आप उसी चीज़ को वॉइस आउट करो। अब अगर मैं फिटनेस पे आज बैठ के बोलना शुरू कर दूँ, ठीक है, मैं फिटनेस को ऑन एंड ऑफ करती हूँ, बट दिस इज़ नॉट माई डोमेन। आई कांट सिट एंड आई कैन टॉक पैशनेटली ऑन फिटनेस एज माई फर्स्ट सब्जेक्ट, लेकिन मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ वो मेरा कोर है, राइट। अब उसको मैं अगर वहाँ चली जाती मेडिसिन में, तो आई थिंक क्रिएटिवली कुछ ना कुछ कर ही रही होती, हाँ, बिल्कुल ऐसे बट है। मेरा माइंडसेट वही होता, मैं आगे कभी भी फार्मेसी में ना जाती, लेट्स से, राइट। मेरा या न्यूट्रिशन में चली जाती है, न्यूरो साइंस में चली जाती है। आई थिंक इंसान को अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, व्हाट दे आर ऑल अबाउट, एंड देन आप देखो कि उसका बेस्ट वो क्या है। मेरा वर्जन इसमें ये है कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि आई वाज गुड एट दिस। मेरा वर्जन ये है कि मैं इसमें इसलिए गया कि आई वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस। सही है, तो कहते हैं ना कि यू हैव टू चूज़ योर हार्ट, यू हैव टू चूज़ द स्ट्रगल्स, व्हाट यू वांट टू स्ट्रगल फॉर, क्योंकि स्ट्रगल तो हर जगह है। आप ये नहीं कह सकते दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर मी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप स्ट्रगल करने को ना ऑटोमेटिक तैयार होते हो, यार ये स्ट्रगल मैं कर सकता हूँ। तो यू वांट टू लर्न मोर, आप गालियाँ भी सुन लेते हो लोगों की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन में आई टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स वगैरह। मैं बहुत दफ़ा गालियाँ सुनता हूँ, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट एट द एंड समटाइम्स, मतलब मेनी टाइम्स आई नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है। समटाइम्स आई गेट द फीडबैक कि हाँ ठीक है यार, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, शायद मैंने किसी की इमोशंस हर्ट कर दी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली इवॉल्विंग एंड लर्निंग बाय द लर्निंग पैसेज का ऑफ भी मैं टाइम। एक उससे एक और वर्ड आपको इस पे दूँ, लर्न भी चलो इस पे इसलिए क्योंकि सोसाइटी में आपको इसका भी एक आंसर मिलता है। वो कहते हैं ठीक है ना, आपको आर्टिस्ट बनना है ना, आप एक काम करो, पहले डॉक्टर बन जाओ, साथ साथ आर्ट कर लेना। सो वेट अ मिनट, कितनी लाइफ है आपके पास? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा साइड आंसर ये हसल है, कहते हैं कि ये तो साइड हसल वाली लर्न चीज़ है ना, चलो मैं साइड कर पे लूँ। बनाना। मैंने हाँ। प्री मेडिकल के टाइम पे बहुत आर्ट किया फहद। यू एक्चुअली गो, और अब मैं मेडिसिन छोड़ के आर्ट बना रही होती थी, लाइक ऑन माई डिजिटल टैबलेट या वट एवर। उस वक्त तो माउस के साथ हो वट एवर, उस वक्त मेरे पास प्रॉपर टैबलेट भी नहीं था। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको उस चीज़ के साथ जुड़ना चाहिए। लर्निंग तो चलो ठीक है, हो रही है, अच्छी बात है, नहीं हो रही तो इट्स ओके। आप किस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, आपका टाइम कहाँ गुजर है। लोग आपको बोलेंगे ये चीज़ तो आप सीख ही लोगे यार, ये चीज़ आप वो कर लोगे यार। द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी इन दैट सिचुएशन, दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग। अभी मेरी छोटी बहन है, शी वॉज बीइंग स्केप्टिकल इन कॉलेज ना कि मैं मीडिया रखूँ कि नहीं। शी इज़ ऑल्सो हैविंग सम क्रिएटिव यू नो इनसाइडर कि मुझे स्टोरी टेलिंग का है इंटरेस्ट एंड आई रियली वॉन्ट टू टेक ऑन फिल्म। तो उसने कहा कि मुझे कुछ इन्वायरमेंट सही नहीं लग रहा कॉलेज का, मुझे लग रहा है इतना शायद ना सिखाएं। अब वही बात है, यू नो शी इज़ माई यंगर सिस्टर, तो मैंने उसको बेस्ट वे में काउंसिल भी करना है। मैंने उसको इस तरह ही काउंसिल करना है कि ये ना लगे कि मैं उसको डिक्टेट करें, बिकॉज इट्स हर डिसीजन। एट द सेम टाइम मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा देखो जो भी सब्जेक्ट रखना है रखो, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस सब्जेक्ट में जितना रहोगी ना, यू विल पॉलिश योर सेल्फ। आपने उस इन्वायरमेंट में रहना, देन यू बिकम दैट। ये चीज़ लोग इग्नोर कर देते, नहीं आप तो सीख लोगे लाइफ में, पहले वो 10 काम कर लो, अब जो सोसाइटी चाह रही है इसको आप एंड पे 10th नंबर पे इसको रख लो। बिकॉज कोई बात नहीं, लर्निंग ही तो है ना, वो तो आप खुद भी साइड पे कर सकते हो। यू स्टिल हैव 24 आवर्स इन अ डे, तो आप कहाँ लगा रहे हो वो टाइम। और इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोसाइटल प्रेशर में आके या फिर प्रेशर में आके कर तो लेते हैं, लेकिन सिलसिला ये होता है कि वो 4-5 साल का जो सीखा हुआ होता है वो किसी तौर पर रेलेवेंट रहता नहीं है, कहीं ना कहीं आप घूम फिर के वहीं आ जाते हो। लेकिन फिर उनकी जो लर्निंग्स होती हैं कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन हो रही होती हैं। Exactly. बट जो 4-5 साल आप किसी एक फील्ड में रह के उसमें मास्टरी लेवल अचीव कर सकते थे, वो नहीं हो पाता। नहीं होता। तो ये एक सीन है। अच्छा, तुमने जो कहा कि मैंने कहा ना कि ये एक अनफेयर एडवांटेज था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बेसिकली दे लेट यू परसू दैट आर्ट फील्ड। तो मुझे लगता है कि आपकी एम्पावरमेंट, भले वो मर्द हो भले वो ख़वातीन हो, कुछ हो, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो खामखा लोगों ने ज़्यादा वो की हुई है। मेरे ख्याल से दोनों की एम्पावरमेंट आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक अर्ली एज में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वुमेन को एम्पावर करने के लिए मैन को भी एम्पावर होना यहाँ से ज़रूरी है। ऐसा ही सही, कहीं ना कहीं वही सपोर्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को जाके।
तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के दौर में चलो फीमेल सेंट्रिक बात कर लेते हैं कि फीमेल से व्हेन यू इंटरेक्ट व्हेन यू टॉक टू देम, तो तुम्हें ये 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं कि तुम बोलती हो कि यार इस दौर में भी अगर ये है तो ये कैसे चलेगा। फॉर एग्जांपल चलो पास में तो बहुत सारी चीज़ें होती थी ऐसी, तो कौन से ऐसे पेरेंटल प्रैक्टिसेस हैं 2-3 के अगर वो अडॉप्ट कर ली जाए तो तुम्हें लगता है कि यार यू आर इन योर 20s, तो तुम्हें लगता है कि यार इन 30s और 40s लोग इवॉल्व कर सकते हैं, 20s में भी इवॉल्व कर सकते हैं? आई थिंक पेरेंट्स जो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट इस तरह का रखें घर में दैट शुड बी सेफ इन एवरी सेंस, एंड नॉट जस्ट इन द सेंस कि ओके आप बच्चों को ये गाइड करो एट सर्टेन एज पे जाके कि उनको ये करना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पर लगाओ. इट्स ओके फॉर पेरेंट्स टू विश समथिंग, बट विशेज़ एंड एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट थिंग. तो आप उस इन्वायरमेंट को ही ऐसे बिल्ड करें. फ़र्ज़ करें, ये मेरी काफ़ी पेरेंट्स से एक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि इफ़ यू वांटेड योर किड टू बी अ डॉक्टर, फिर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट उसके बचपन से ही क्रिएट करते कि उस बच्चे को डॉक्टर बनने में खुद इंटरेस्ट हो. आपने उसको फिर भी नहीं कहना, आपने एम्फेसिस नहीं करना, उसका माइंड ही ऐसा हुआ है, उसने इतना देखा है, उसका शायद आना जाना ऐसे सिचुएशंस में इतना था कि नाउ दैट किड इज़ पॉलिश्ड इनटू समथिंग एल्स, दैट किड डजंट नो एनीथिंग एल्स. When kid has multiple exposures and you know that kid is might be interested in like singing and one day and दूसरे दिन उसको कोई फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट हो रहा है, थर्ड डे उसको कोई पायलट इंस्पायर करे, वो ये एज होती है हम सब गुजरते हैं, लाइक हमें नहीं पता हम बड़े होके क्या बनेंगे, एंड एवरीवन आस्क्स अस. तो वो इसलिए होता है कि आपके मल्टीपल एक्सपोजर्स हैं, हम गलेबल होते हैं, हम जिससे बात करेंगे हम उसका इंप्रेशन ले रहे होते हैं, तो कोई एक सेट डायरेक्शन है ही नहीं. बिल्कुल. तो इसका कौन लेगा, इसका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन लेगा? फिर आप पेरेंट्स ही बच्चे पे डाल रहे होते हैं, यू डोंट, अभी तक पता नहीं चला आपको कि क्या करना. आई थिंक अगर आपको इतना ही स्पेसिफिक रखना था तो आप उसकी ट्रेनिंग को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते, या कहीं तो आपकी कंट्रीब्यूशन होती कि यू हैव क्रिएटेड सच एन एनवायरनमेंट. वो कहते हैं ना कि जैसा एनवायरनमेंट, जैसा गार्डन होगा वैसा ही फूल उगेगा. ठीक है. और अगर फूल नहीं उग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे कि यार फूल में मसला है. आप उसका इन्वायरमेंट ऑप्टिमल करेंगे ना, आप उसको प्रॉपर पानी, सनलाइट देखेंगे कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, और नहीं है तो फिर आप फूल को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं हुआ. सो आई थिंक ये पेरेंट्स के अंदर चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज दे शुड नॉट कंप्लेन. फिर वो आप उसको एक्सप्लोर करने का मौका दें. वंस द किड ग्रेजुएट्स, मतलब जो भी एक यंग एडल्ट्स हैं, ये प्रेशर है कि आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट. Parents ask this. तो just give your children some time. वो एक्चुअल एक्सप्लोरेशन लर्निंग तो अब स्टार्ट हुई है जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उन्होंने एक रखा है, दे पुट देयर फीट इन, तो उनको तो अभी टाइम स्टार्ट हुआ है. तो आई थिंक वो जो रेस चल रही होती है, एक टाइम की टिकटॉक चल रहा होता है स्पेशली फॉर गर्ल्स के, ये आप शादी कर लो फ़ौरन, सबके नहीं होता, लेकिन एक माइंडसेट तो एग्जिस्ट करता है ना सोसाइटी में. आई थिंक थोड़ा सा उसको ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए. जो यंग एडल्ट्स हैं उनको थोड़ा टाइम मिले. आजकल के टाइम में इतना जल्दी नेविगेट नहीं होता. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, न्यू किस्म के करियर्स हैं, दे आस्क फॉर अ लॉट ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच, जिसकी कमी है. तो वो तभी होगी ना, आप किसी को पहले उसका टाइम दो, वो थोड़ा सीखे. यार मुझे 19-20 साल के लड़के या लड़कियाँ मैसेज करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. मैंने कहा तुम्हारे एज में तो मैं हवा के दोष पे चल रहा था, पता भी नहीं था क्या हो रहा है दुनिया में. मतलब 22 साल में किसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है? तो ये इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है. और फिर अभी जिन में मुझे 19 साल का लड़का मिला, कहता है कि फात भाई आई फील आई एम लॉस्ट. मैं तेरी एज क्या है? कहता है 19. मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता, मैंने कहा मैं 39 में लॉस्ट फील कर रहा हूँ. 20 साल बाद ये कर रहा हूँ जो तू अभी कर रहा है. तो मुझे लगता है कि हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही है. चीज़ कर लिया, सोशल मीडिया का प्रेशर है, सब है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कोई सक्सेसफुल हो रहा है, हम लोग पीछे रह रहे हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा फियर है, और जिसमें बेसिकली पेरेंट्स को रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया कंजम्पशन. वो ज़्यादातर इसको डीमोनाइज कर रहे होते हैं, लेकिन इसके जो प्रेशर्स हैं जिसको उन्हें डील करना है बेसिकली. क्योंकि मैं तो अब देखो, हम मॉडर्न पेरेंट्स हैं, अगर हम भी अपने पेरेंट्स के रवैये पे चलेंगे, उस ज़माने की पेरेंटल प्रैक्टिसेस में नहीं कर सकता. मुझे भी उन ट्रेंड्स का पता होना चाहिए जिस ट्रेंड से मेरे बच्चे गलबल हो रहे हैं. अप्लाई नहीं होते, एक सीधी सी बात है. बिल्कुल ऐसे ही. फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा किसी व्लॉगर को देख के बोलता है कि यार पापा इतने सारे मिलियन व्यूज़, तो उसको अब अगर उसका बाप भी कंटेंट क्रिएट करता है सही, और उसके मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एंड ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अब मैं उसे ये बोलूँगा नहीं कि बेटा ये कर. आई एम एक्चुअली शोइंग हिम थिंग्स.
तो हमारे ये अगेन बात वही आती है कि पेरेंट्स को फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। Exactly. वो आप फिर वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट environment करने के लिए create भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई डॉक्टर बनो या कुछ भी बनो, बट उसके लिए आपने प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दिया हुआ घर में, लेकिन तो आप ये कन्फ्लिक्ट देखिए आएगा। ये चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ केसेस में हायर लेवल पे प्रैक्टिस होता है, जैसे आपने देखा, अगेन इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, बट ये सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे एक रॉयल्टीज़ होते हैं, दे नो कि उनका जो भी बच्चा है वो कभी भी एक मेन स्ट्रीम जॉब नहीं करेगा, करेगा, उसकी ट्रेनिंग होती ही और है, वो कभी स्कूल नहीं जाएगा। एक सिंपल बात है, ठीक है, दे हैव द रिसोर्सेज। अब ये लोग सब कहेंगे कि यार उनके तो रिसोर्सेज और हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू डू दिस, ठीक है अपनी जगह। आप उसी चीज़ को 0.1% पे ला के कर लो। आप इतना कर लो कि आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना, आप उसका आना जाना ऐसे लोगों के दरमियान करो, मेक इट हैपन। दिस इज़ योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में ऐसी बुक्स ले आओ, कोई इक्विपमेंट रख दो, उसके लिए कोई शोज़ चला दो informative. This is the basic stuff that you can do to create awareness. You can't expect that child to have interest in something out of nowhere, out of thin air. ऐसे नहीं हो सकता, you know? अच्छा, अभी तुमने बात की कि गर्ल्स आर एक्चुअली बीइंग प्रेशराइज्ड फॉर द अर्ली मैरिजेस एज वेल। मेरे ख्याल से चीज़ें चेंज हो गई हैं। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि फॉर द प्रोग्रेसिव मैन आउट देयर, सही है, व्हाट आर द प्रोग्रेसिव फीमेल्स दीज डेज विलिंग टू हैव इन देयर टू बी स्पाउसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, जब भी होगा, तो व्हाट आर द 2 to 3 थिंग्स दैट यू वांट द मॉडर्न मेन टू हैव, कि यार कम से कम ये बेयर मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा पता है क्या होता है, हमारे जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो हमारे बहुत उल्टी सीधी डिबेट होती है कि जी अब ये हमें बताएंगे या कुछ बताएगा। लेकिन मुझे लगता है बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर कि कहीं ना कहीं कोई हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी के लिए एक बेयर मिनिमम होना ज़रूरी Bare है। minimum हो। लेकिन जब वो किसी और की बेटी के लिए सोचता है ना, ये यहाँ बैठ के मैं अपनी किसी दोस्त के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं उस तरह नहीं सोचूंगा, विच इज़ बैड। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस दौर में, इस प्रोग्रेसिव दौर में, और ख़ासतौर पे तुम्हारे एम्बिशंस को लेके, what are the 2 to 3 things any man has to have as a bare minimum? आई थिंक बेयर मिनिमम, मैं इस वक्त जेंडर डिबेट में नहीं जाना चाह रही, बट बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन दैट यू हैव मेड मी थिंक अबाउट द ऑपोजिट जेंडर, आई वुड से कि ये एक जो मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है ना कहीं सोसाइटी में, कि यू नो फाइनल वर्ड होना चाहिए मैन का। आई डू थिंक मैन आर गिवन दिस रोल ऑफ लीडरशिप इन एवरी वे, एंड दे आर प्रोटेक्टिव। वो इनकी नेचर में, इंस्टिंक्ट में, उसको जहन में रखते हुए दे शुड यू नो कीप द इन्वायरमेंट इन सच वे कि वो चीज़ कभी भी अब्यूज़ ना हो, मिस यूज़ ना हो, राइट? उसकी अपनी एक कैपेसिटी, रिस्पेक्ट रहे। और ये चीज़ क्या होता है कि अगेन जितना मेरा इंटरेक्शन या जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर पावर हो जाती है उनसे, नॉट बाय चॉइस, वो एक्स्ट्रा हो जाती है। हाँ, वो हो जाता है। तो वो उसको अगर थोड़ा सा मॉनिटर कर लें और थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से देख लें कि यू नो कि एक लड़की किस चीज़ से गुजरी, जो कि इतना आसान नहीं है इमेजिन करना, बिकॉज यू आर नॉट दैट, ठीक है। बट हम अमेरिका में नहीं रह रहे और उसके अपने मसले में उसमें नहीं जा रही, अमेरिका के अपने इश्यूज़ हैं। बट जो हमारी एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक आम लड़की बाहर घर से निकलते वक्त डरती है। मैं 3 घर छोड़ के वहाँ तक नहीं जा सकती नेबर्स को चीज़ देने, मैं यूँ सोच रही हूँगी, यहाँ देख रही हूँगी, चाहे कोई चौकीदार खड़ा हो। देयर इज़ समथिंग ना, कुछ तो है कि ये क्या एक साइकोलॉजिकल फियर है। तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे ना तो नहीं हो सकता। बाकी आई डोंट थिंक कि इट्स मोर अबाउट वन जेंडर वर्सेस द अदर। आई थिंक कि कॉम्प्रोमाइज़ तो होते ही हैं, बट ये चीज़ थोड़ी सी अगर टोन डाउन हो जाए ना, कि मुझे लगता है वो ज़्यादा एक होता है ना कि हम तो प्रोटेक्शन में कह रहे थे, आपको नहीं पता, अपनी जगह वो ठीक है, बट आई थिंक कि हमें ब्रेक अवे भी तो करना ना इन स्टीरियोटाइप से। लाइक यू नो अगर मुझे कोई इस तरह कह देता है कि देखो हमें पता है कि सोसाइटी कैसी है और ये टाइम ऐसा है और यू नो ऑल दैट, ठीक है मानते हैं, बट उसकी वजह से वी कांट यू नो रिग्रेस सोसाइटी। हाँ, मतलब ये नहीं कर सकते अब हम कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेना छोड़ दें, या हम किसी चीज़ को लेबल लगा देंगे यार ये तो चीज़ ही गलत है, ये तो प्रोजेक्ट ही गलत लग रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग यू इन अ सर्टेन टाइम। तो आई थिंक ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के साथ लड़कों में इस चीज़ में भी आनी चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने आप को पुश करें, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ऑप्टिमल चीज़ें बनाएं ना। जैसे अगर कोई कह रहा है कि रात ज़्यादा हो गई है, मैं नहीं जाने दे सकता बिकॉज टाइमिंग ऐसी है कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, ऐसा क्या है इसमें? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि हम किसको साथ भेज सकते हैं आपके, कि वो सिक्योरिटी आपके साथ रहे, ये क्यों नहीं कोई कह रहा? और ये अक्सर मैंने खुद सुना है, लाइक अगर मुझे कोई कह रहा है कि नहीं ये टाइम ठीक नहीं है और ये काम ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा कोई एफर्ट में अगर ये कह देते तो अगला इंसान
बात वही है आपकी, और उसका सोल्यूशन भी निकल रहा है, लेकिन ये कहना नहीं किसी ने। वेरी गुड पॉइंट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा मुझे बताओ कि एक स्टेप और आगे जाते हैं, सही है, कि योर किड्स, ठीक है, या योर फ्यूचर जनरेशन, या मेरी फ्यूचर जनरेशन। हम बहुत दफ़ा क्या होता है, मैं ये मुस्तफ़ा मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी का काफ़ी अच्छी बात की थी उन्होंने, कि यार AI 30 से 40 साल पहले इसका डंका बजना शुरू हुआ था, तो जो उसमें काम करना शुरू किया आज वो पैसे में खेल रहा है, सही है। तो आज से हमें कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए जो 10, 20, 30 साल बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर काम करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि योर फ्यूचर किड्स, या माय किड्स शुड वर्क अपॉन, कि वो 10, 20 साल बाद जब वो एक 20 साल के हों या 25 साल के हों तो वो इन इंडस्ट्रीज़ में जीते हों? व्हाट डू यू थिंक दे शुड परस्यू फ्रॉम राइट नाउ? अच्छी बात इस सवाल की ये है कि अगर ये कुछ मतलब 20 साल पहले ये सवाल होता तो इट वुड हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आज इसी सवाल का जो जवाब है उसकी एक्सेस बहुत आम है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब जैसे हम लोग आम बोलते हैं ना कि वो बिटकॉइन के टाइम भी हमने कुछ नहीं किया, ड्रॉप शिपिंग पे भी कुछ नहीं किया, सो पीपल से दैट कि वी हैव मिस्ड दोज वेव्स। लेकिन देखिए इट्स नेवर लॉस्ट। आज अगर आप मुझसे इस चीज़ का पूछें तो मेरी नज़र में जो एक अनटैप्ड पोटेंशियल पड़ा हुआ है जिसको आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS में जाएं। और ये चीज़ आप उसमें ना जाएं कि लोगों ने तो ये एग्जाम्पल क्रिएट की है तो चलो मैं कुछ ऐसा ही कर लूँ। उसमें बहुत इसमें क्रिएटिविटी है। इनोवेशन लेकर आए आप, क्योंकि आई थिंक जो इसमें इनोवेशन लेकर आएगा, द फ्यूचर इज़ डिजिटल, ये तो हमें समझ आ गई बात। आप उसमें ऐसे क्या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे लोगों ने अभी, जैसे आज कल मैं देख रही हूँ 1 मिनट क्लिक पे आप पूरी वेबसाइट, ब्लॉग आपका लिंक्डइन से कनेक्ट हो रहा है। समवन एक्चुअली थॉट अबाउट इट ना कि यार आपका अगर 10-15 मिनट भी लग रहे हैं आपका पोर्टफोलियो सेटअप में, तो क्या है कि 1 मिनट में क्यों नहीं हो सकता? समवन एक्चुअली थॉट दिस इनोवेशन ना, उसने नहीं देखा कि कोई और सॉफ्टवेयर क्या बना रहा है, उसने कहा कि ये चीज़ मैं ये गैप पूरा कर रहा हूँ। यहाँ भी हो वही रहा है, आपने बिजनेस माइंडसेट वही है आपका, यू आर टारगेटिंग अ गैप, यू आर ट्राइंग टू फिल इट। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी, अगर आप दिन के 24 घंटे देखें तो आई थिंक हम लोग 18 आवर्स तो अपने फ़ोन और लैपटॉप और टैबलेट और VR हेडसेट्स भी आ गए तो उसमें ही होते हैं। सही बात है। सो इट्स अबाउट दैट। इट्स ना, मुझे जब मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में तो मैं ऑटोमेटिकली फिटनेस के बारे में ज़रूर सोचता हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि फात साहब आगे जाके इंडस्ट्री में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी एक टेक्नोलॉजी EMS, उसमें शायद तुमने देखा हो पाकिस्तान में 1-2 पार्टीज़ हैं, शायद कराची में भी DHA में कहीं इनका ऑफिस है, वो बेसिकली बुलाते हैं 20 मिनट का, हफ्ते में 2 या 3 दिन का सेशन होता है 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का। उसमें डायोड्स लगाते हैं और आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 पुशअप्स लगाते हैं तो 3 से 4 पुशअप्स में वो इंटेंसिटी इतनी हाई कर देते हैं, उसको इतना स्टिमुलेट कर देते हैं मसल को कि वो 10-15 रेपिटेशन वाली थकन हो जाती है और आप बोलते हो बस भाई बहुत हो गया, पसीने पसीने लहू लहान हो जाते हैं आप। सही। तो 20 मिनट में मतलब फ़ारिग हो जाता है और पैसे भी अच्छे खासे देते हैं उसके, और बोलते हैं यार ये कॉन्ट्रैप्शन है, इस कॉन्ट्रैप्शन से काम हो जाता है, और वो काफ़ी महंगा सेटअप है उनका। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, कुछ लोग जा रहे थे उसमें, सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि यार वो महंगा बहुत है। तो मैंने सबसे पहली बात तो ये कि रिलायंस बढ़ जाएगी उस पर तुम्हारी, और दूसरी चीज़ ये कि वो ऐसे लोगों के लिए जिनको जो बेसिकली रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे होते हैं, या कोई एडिक्शन होती है, या फिर उनका कोई पार्ट ऐसा होता है बॉडी का जो कि सेंटिएंट नहीं होता, ठीक है, उनके लिए होता है। अब उन्होंने उसको कमर्शलाइज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू टेक ओवर एनीथिंग, ठीक है। ऐप्स हैं फॉर एग्जांपल, जनरेटिव AI से बहुत सारा काम हो रहा है। तो मैं बड़ा इस चीज़ में, जैसे तुम्हारा काम देखे, सब कुछ देखे, मुझे ये होता है व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, एटलीस्ट फॉर माय किड्स, कि यार हम अभी इतने परेशान हैं, हमारी जनरेशन इतनी परेशान है, और 19 साल के लड़के को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो मेरा तो 12 साल का लड़का हो चुका है। अब आप देखें जैसे हमारे पेरेंट्स थे, आई एम श्योर उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम 1 मिनट के लिए सोच के देखें, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये सोचते थे ना, ठीक है हमें तो यही करियर्स पता है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, और आज हम अगर सोचें कि व्हाट आर द पोटेंशियल करियर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो उसमें तो दूर दूर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक जो मतलब वो एक मैनुअल डेंटिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग को इवन कंसिडर करेगा एज द फर्स्ट। वो तो कुछ इतना नया निकाल फ़र्क आ लेगा, गया, वो तो नया निकाल लेगा इतना कुछ। फ़र्क आ गया, क्योंकि आपको पता है सबको, अब AI इज़ अ बज़वर्ड, सबको पता है कि AI कंसल्टेंट्स, AI बॉट्स, AI इज़ हेल्पिंग इन लॉ, AI इज़ हेल्पिंग इन सर्जरीज। आप देखें सर्जन्स की कितनी इज्जत थी, स्टिल आई थिंक इट्स अ वेरी पायस काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, इट्स वेरी लाइक गुड उसकी अपनी जगह, बट हमें एक एवोल्यूशन तो दिख रही है ना। तो कैसे पेरेंट्स उस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे? आई थिंक हम लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में, I like we saw computers as kids, but they had to, you know, उनके लिए लर्निंग का भी फेज़ मुश्किल रहा है।
सो हाउ वुड दे अडॉप्ट टू दिस? उनको तो हमारी चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आएंगी, यू नो. एंड व्हेन वी थिंक ऑफ, अच्छा उनका भी गलत भी नहीं है. अगर हम सोचें अपनी नेक्स्ट जनरेशन का, हमारे तो और क्वेश्चन मार्क्स हैं ज़हन में. व्हाट टू डू नाउ? सही बात है. अच्छा मुझे हमने जो बात की एआई की, ख़ास तौर पर मशीन लर्निंग की, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट द आर्ट्स एंड डिजिटल आर्ट इन द लॉन्ग रन? क्योंकि जितने भी लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बड़ी चीती है. सही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कहती है मुझे टैबलेट दिलाए, सब कुछ हो जाएगा. लेकिन बाय द passage ऑफ टाइम मैं ये सोचता हूँ यार ये रेलेवेंट ना हो जाए, क्योंकि ये इसके भी इनपुट सारे एआई को जा रहे होंगे. तो हाउ डू यू थिंक पीपल शुड स्टे अहेड ऑफ दिस? आई थिंक अभी हम अहेड नहीं, अभी हम पेस मैच कर रहे हैं. बट नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए, आर्ट इज़ द नेम ऑफ इनोवेशन. और वही कहते हैं ना कि जब भी डार्क एजेस आते हैं, अभी मैं इसको इस वक्त ट्रेडिशनल जो भी माइंडसेट है उसकी एक डार्क एजेस ही बोलूँगी, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कलेक्टिव सोसाइटी. तो जब हम इससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अपना जो थिंकिंग ब्रेन है, जिसकी वजह से वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, मैमल्स, हमारे पास थिंकिंग ब्रेन है, उसको हम कैसे पुश कर रहे हैं. अब इसका आर्टिस्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं, इसका हर फील्ड से ताल्लुक है. मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको क्रिएटिवली ही सोचूंगी ना. मेरा तो काम है मतलब विजुअल्स बनाना, ये वो करना. व्हाट आर द वेज आप कुछ इनोवेटिव करें. जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता रही हूँ, अभी मैंने भी म्यूज़िक वीडियो एआई से बनाई है, बट उसके प्रोसेस में मेरे पास 1000 स्केचेस थे फैशनेबल, जिनको मैंने 3D रेंडर्स करके और फिर मैंने उसको मशीन लर्निंग के साथ कुछ किया, और फिर मल्टीपल स्टेप्स इन इट. टाइम कितना लगा? 2 to 3 weeks. Okay. लेकिन उससे पहले स्केचेस हुए हुए थे. सो दिस लाइक एग्जीक्यूशन ऑफ द म्यूजिक वीडियो महीने से समझ लो. हाँ, समझ ले. तो एआई ने क्या क्या हेल्प किया मेरा, कि उस विजन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प किया. और ये शेडिंग मिल्क के नाम से जो एक म्यूजिक वीडियो है, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन माई ड्रीम्स. ये आज ही लगाई मेरे ख्याल से, मैंने कल लगाई है. हाँ, तो मेरी ड्रीम्स के ऊपर ये बेस्ड है. स्नेक्स वगैरह हैं उसमें बिल्कुल. एंड दिस इज सम ऑफ द ड्रीम्स दैट आई यूज्ड टू हैव. तो मैं एक ड्रीम जर्नल भी रखती थी. इट्स अनदर थिंग. वो ड्रीमी वीडियो ही है एक्चुअली, ऐसे ही लग रहा है. आई एम गुड दैट यू एक्चुअली सेड इट. हाँ, तो मतलब यू नो आई यूज्ड टू सी सम स्टफ इन माय ड्रीम्स, एंड मैं इसको रिकॉर्ड करती थी. एंड देन आई यूज्ड टू गो टू इंटरनेट एंड सी कि यार इसका क्या मीनिंग है. एंड आई बिकेम क्यूरियस कि यार ये आउट ऑफ नो वेयर, व्हाई एम आई सीइंग अ स्नेक इन माय ड्रीम, राइट? और वो गोल्डन क्यों है, अब ये वाइट स्नेक्स इन अ रूम क्यों आ रहे हैं? तो उसकी नेगेटिव कॉनोटेशंस बहुत पढ़े मैंने. जब मैंने पढ़ लिया ना, तो मैंने कहा यार ये मतलब मैंने इस तरह सोचा ना कि मेरे तो दूर दूर के कमरे में भी कोई ऐसी पिक्चर नहीं है. कहाँ से आ गया स्नेक मेरी लाइफ में ना. एंड एज एन आर्टिस्ट इट्स माई, आई थिंक मेरे अंदर एक इंस्टिंक्टिव है कि जब मेरे अंदर एक आइडिया आ जाता है ना, मुझे होता है एक क्यूरियोसिटी टू जस्ट लर्न मोर. अच्छा, मैंने किया क्या, मैंने कहा स्नेक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. अच्छा, मैंने स्टार्टेड रीडिंग, तो उसका एक कल्चरल कॉनोटेशंस भी निकल आए. स्नेक चार्मर के ऊपर भी रिसर्च आ गई. स्नेक इन रिलीजन, स्नेक इन मॉरल, स्नेक इन क्या क्या. अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. मैंने कहा यार ये यू नो, बाय द वे दिस इज ईयर 2025, ईयर ऑफ स्नेक ना. तो ये अच्छा, मैं काफ़ी चीज़ें सोचने लगी ना. तो आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, एम आई गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन? क्यों स्नेक्स दिख रहे हैं ना, कहीं दिख रहा है कि इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, आपके इर्द गिर्द कोई है. कहीं ये हो रहा है कि यार इट्स अ सरियल साइन. वाइट जैसे लिखा कहीं कि वाइट स्नेक इज़ अ साइन ऑफ अबंडेंस. अब नाउ इट्स कन्फ्यूजिंग फॉर मी. So what I did was I was like, okay. Now I'll pray for that कि यार वाइट सांप नजर आए. So what I did was I started creating scenes ना, एक एक करके मैंने डॉक्यूमेंट किया. मैंने कहा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर इज सम लिंक. अब अगर 2 weeks पहले मुझे कुछ दिख रहा है और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर समथिंग एल्स इज देयर, एंड आई वाज कंसिस्टेंटली सीइंग अ वाइट पैलेट, वाइट कैरेक्टर्स, कोई व्हील्स पहने हुए हैं स्टफ. अच्छा, उससे मैं कनेक्ट किया कि किस तरीके से स्नेक चार्मर्स को हमारे कल्चर में एक नेगेटिव बोला जाता है ना, लाइक ओके यार ये तो स्नेक है, यू नो, लाइक वेरी नेगेटिव ह्यूमन में. मैंने कनेक्ट किया. मैंने कहा या फिर कल्चरल कॉनोटेशंस क्या है. तो मैंने जो सारे कॉस्ट्यूम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं उस म्यूजिक वीडियो में, वो मेरे अपने ही स्केचेस थे, व्हाट आई यूज्ड टू सी इन ड्रीम. तो मैंने इसको एआई के थ्रू रिक्रिएट किया. एंड ऑल दोज कॉस्ट्यूम्स, ऑल दोज कैरेक्टर्स वर वेयरिंग द ड्रेसेस मेड आउट ऑफ स्नेक स्किन, वाइट स्नेक स्किन. अच्छा, फिर मैं उसी के थ्रू स्टोरी और जो लिरिक्स मैंने खुद लिखे, फिर मैंने उसके थ्रू भी एक्सप्लोर किया कि क्या मैसेज है, मतलब मेरी लाइफ में क्या मैसेज हो सकता है. और फिर अच्छा, जब मैं इस प्रोसेस से गुजरी तो और ही अजीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो गए. वो सारा दिन अगर आप उस आइडिया के साथ इंगेज करेंगे, तो एट सर्टन पॉइंट आई रियलाइज़ कि ठीक है, सब कुछ ही एक ड्रीम नहीं है. देयर इज़ सम बॉडी केमिस्ट्री एज वेल इन प्ले. क्योंकि कहते हैं ना, जब आप कुछ खाते हैं, जो खाते हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके माइंड को, अनकॉन्शियस को. सो इट्स नॉट जस्ट कि आपको क्या एक्सटर्नली मिल रहा है, आप फीड क्या है, आप ले क्या रहे हो. तो
यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर इन माई माइंड. तो वो फिर एक यू नो वीडियो के सेंस में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. एंड द इंटायर आइडिया वॉज टू वर्क विद दिस वेरी न्यू आइडिया दैट आई हैड आउट ऑफ नो वेयर. मैं देखो इसका पोटेंशियल क्या है. और उसके अगर आप उसके लिरिक्स पे अगर थोड़ा सा फोकस करें तो इट्स ऑल अबाउट के यू नो women are saying this you know in wheels and stuff, they're wearing wheels. और यही क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम किसी को जज कर लेते हैं ना बेस्ड ऑन what they're wearing. तो वो भी एक आइडिया एग्जिस्ट करता है विद द नेगेटिविटी. अब ये बहुत एक पर्सनल नैरेटिव से आ रहा था, सही बात है. बाय द सेम टाइम इट वाज कनेक्टेड टू दिस आइडिया ऑफ स्नेक्स एंड स्टफ. तो मैंने उसका नाम ही शेडिंग मिल्क रख दिया बिकॉज मिल्क इज एसोसिएटेड विथ प्योरिटी एंड वाइट कलर Whiteness. एंड वाइट कैनवस. जो मैं जब मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ तो कैनवस वाइट होता है, प्योर होता है, अनटैप्ड इन, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल. तो अगर आप इसको ज़रा अगर सोचें तो वाइट कलर के बारे में मैंने बहुत सोचा, वाइट कलर का यूज़ क्यों करूँ. स्नेक के साथ इतना एसोसिएटेड नहीं है, आपको कभी भी वाइट स्नेक इतना आम नहीं दिखेगा. येट आई सॉ वाइट स्नेक्स, अ रूम फुल ऑफ वाइट स्नेक्स इन माई ड्रीम. जबकि मेरे अगर रूम में देखा जाए तो वाइट वॉल्स हैं या वाइट कैनवसेस पड़े होते जब मैं पेंटिंग स्टार्ट कर रही होती. तो मैंने अपने आप को फिर पोजीशन किया. आई सेट इन अ स्टूडियो. जो पूरा शूट हुआ इस तरीके से हुआ कि वो शूट इस तरीके से होगा, हमने कनेक्ट किया कि एक्चुअल शूट को हमने AI के शूट के साथ कनेक्ट किया. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक अ लेस्ड कर्टन और उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक मेंशन के अंदर जाते हुए एक स्टोरी की. कैरेक्टर्स एक कोई दूर जगह है जहाँ स्नो हो रही है वाइट और वहाँ एक ये सब कुछ हो रहा है. एंड उसके अंदर जाके यू नो स्नेक्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दीज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्मिंग बैक इनटू दीज स्नेक्स. और वो कुछ डिफरेंट सी चीज़ है. तो पूरा मतलब इट वाज बेस्ड आउट ऑफ माय ओन ऑब्जर्वेशंस, कल्चरल यू कैन से आइडियाज़ दैट एग्जिस्ट फॉर विमेन स्पेशली, कि किस तरीके से आप बोल देते हैं और फिर रोल्स जो डिसाइडेड होते हैं हमारे. तो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. और फिर दो चीज़ें आ गई ना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च. एग्जैक्टली. और वाइट कलर का इधर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बिकॉज उसका नाम शेडिंग मिल्क मैंने इसीलिए रखा था बिकॉज मिल्क इज एसोसिएटेड विद प्योरिटी एंड ऑल्सो मिल्क इज एसोसिएटेड विद विमेन, राइट, बाय नेचर. बिल्कुल ऐसे. तो उसको शेडिंग बोला कि यू आर जस्ट शेडिंग योर स्किन बट लाइक एज मिल्क बिकॉज यू आर लिक्विडेटिंग योर सेल्फ. आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. सो इट वॉज लाइक मेरे लिए वीडियो इट वॉज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. आई वॉज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इस आइडिया को मैंने एक्सप्लोर करके बड़ा मैंने बहुत इन्जॉय किया. लाइक इट वॉज माई फर्स्ट मेरा म्यूजिक ख्याल वीडियो. से अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ तुम ये प्रोजेक्ट कर रही होती तो वो इतने अच्छी तरह ना समझ सकता है, ना हेल्प कर सकता है जितनी अच्छी तरह तुम्हें मशीन It's a लर्निंग personal ने journey और ना. AI ने हेल्प किया है. एग्जैक्टली. हाँ, तो ये भी पावर है. ये पावर है. ये देखिए आप इसमें आपको मेरी वीडियो देखकर एटलीस्ट आपको ये रियलाइज हो पोटेंशियल क्या है हाँ, इसका. potential स्केचेस को टर्न किया. बिल्कुल. 1000 आइडियाज है मेरे पास डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स. मैंने इनको मिक्स एंड मैच करके AI के साथ क्रिएशंस किए सारे. ये तो पावर है जो आजकल वन मैन बिजनेस का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन पर्सन सोलोप्रेन्योर्स का बन रहा है. बेसिकली काफ़ी लिंक्डइन पे फॉलो करता हूँ और आई एम अनेबल टू गेट माई हेड अक्रॉस दैट केयर 45 मिलियन बिलियन डॉलर्स ये वगैरह. जैक वेल्च, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो कर रहे हैं. जैक वेल्च बोल रहा हूँ, जस्टिन वेल्च. जस्टिन वेल्च आई फॉलो हिम. है, डैन को है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ कुछ सोलोप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं. बट ये दौर है आगे और यही AI है, यही मशीन लर्निंग जो हेल्प कर रही है. आप देखिए लोगों ने न्यूज़ लेटर्स की बेसिस पे पूरे बिजनेसेस बनाए. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे बताओ कि मेंटल इनपुट बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है. तो व्हाट आर द हु आर फ्यू मेंटर्स ख़ास तौर पे. एक तो ये होता है कि आपके पास पर्सनल मेंटोर हैं, कहते हैं ना कि फ्लैश एंड बोन के साथ कि आपके सामने बैठते हैं, आप जाती हो उनसे कंसल्ट करती हो, या फिर कुछ आपके ऑनलाइन है. ख़ासतौर पर मुझे तो इतने अच्छे लोग नहीं मिलते, लेकिन ये है कि जो मिलते हैं उनसे ज़्यादा कोई 80-20% समझो, 80% मेरा इन्फ्लुएंस सारा ऑनलाइन आ रहा होता है, ठीक है. आई सिलेक्ट माई पीपल एंड आई लिसन टू अ लॉट ऑफ देयर स्पीचेस, देयर टॉक्स. और फिर कहीं मेरे कुछ बड़े भाई जैसे लोग हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ और आई ओपन टू देम. तो तुम्हारे पास ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो कि नोन भी हों, लोग ना ही पता हो, जो ख़ासतौर पे जो आर्टिस्ट हैं फॉलो करना चाहें, इंस्पिरेशन कहाँ से लें. बुक्स ऐसी कौन सी हैं या कोई ऐसे मैगजीन्स हैं जिससे, तो जो भी तुम्हारा मेंटल इनपुट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द बुक्स, जहाँ से भी आता है. आई थिंक वही बात है ना कि हम उस फास्ट वर्ल्ड में अभी रह रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल मेंटोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है. हाँ, आउट ऑफ नोवेयर वाला एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोई क्वेश्चन आपके जेहन में आता है, देन यू सीक अ मेंटोर. बट यहाँ आई थिंक मेंटोर का कॉन्सेप्ट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा है कि आप ऑनलाइन किसी की जर्नी को देखकर सीख लो. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि मेरा अगर इफ़ आई नीड अ मेंटरिंग, लेट्स से अभी ये म्यूज़िक वीडियो के जैसे प्रोजेक्ट मैंने किया है, इट वाज अ सेल्फ इनिशिएटेड थिंग. अगर मैं इसकी मेंटोरशिप सजेशंस के लिए नेक्स्ट रूम में जाके अपनी बहन से या अपने घर वालों से पूछूं, दे विल ऑलवेज गिव मी अ वेरी नाइस ओपिनियन
क्योंकि दे वांट गुड फॉर मी, बट डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, डू दे हैव एनी नो हाउ ऑफ दिस? नो. So they can't be your mentors. They can be your guide, they can be as your support, they can't be your mentors. So I think mentors आपको उसको select करना चाहिए कि वो बंदा उस चीज़ से गुजरा हो, वरना आप उसे mentorship ना लें, आप discourage होंगे. हम लोग क्या करते हैं गलती कि अच्छा चलो ठीक है, इसने ज़रा सा कुछ किया ना, ये शायद इस चीज़ के बारे में भी जानता हो. मेरे जहन में ना कोई आइडिया चल रहा है, पीपल डू दिस कि यार एक क्रेजी आइडिया है, आपने जाके दोस्त से शेयर करो. नाउ व्हाट हैपन इज कि उसका माइंडसेट शायद जॉब वाला है. नॉट सेइंग जॉब इज रॉन्ग, उसका माइंडसेट और है, ठीक है. आप उसे जाके अपने लेंगे, वो क्या करें, नहीं यार 9 to 5 करो, आपको पता है कि 30 डेज में आपको क्या मिलेगा, एंड अभी बोलोगे यार बात तो ठीक है. So you should not be asking that kind of advice from the wrong person. सही बात है. आप अगर खुद ही अपने आप को इस सिचुएशन में डाल रहे हो कि आप डिस्करेज होना चाह रहे हो, फिर आप जाओ. देखें, इस तरह की चीज़ें तो आप दोस्तों से नहीं, आप पेरेंट्स से भी नहीं करते. फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा पेरेंट्स की ओरिएंटेशन बिजनेस वाली नहीं होती, और जिनकी नहीं होती उनके जो बच्चे हैं उनको बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है जब वो अपना काम करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन, एक प्रोग्रामिंग हुई हुई है. इसी तरह बहुत से ख़ानदान जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं वो जॉब को पूरा समझते हैं. तो वही वाली बात है कि अगर बंदा जॉब करना चाह रहा है, किसी अच्छी कंपनी में करना चाह रहा है, तो आपने अम्मा अब्बा से मशवरा कभी नहीं, गालियाँ सुनेगा. ठीक है, तो कहेंगे अपना काम करो, अपना काम करो, हमारा बिजनेस है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये तो हो गया. और कोई बुक्स वगैरह कोई? अच्छा, आर्टिस्ट मेरे हैं ऑब्वियसली, आई डू सीक मेंटरशिप ऑफ आर्टिस्ट, मैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करती हूँ, बट बिकॉज मैं एक इंसान को सोलो नहीं करती. अभी जैसे मैं आजकल एक फिल्म मेकर हैं शीरीन निशात, ईरानियन फिल्म मेकर हैं. मैं उनकी जर्नी को ज़रा ज़्यादा देख रही हूँ, बिकॉज शी वॉज अ फाइन आर्टिस्ट. फिर उन्होंने उस टाइम पे फिल्म मेकिंग को भी अप्रोच किया. शी डज ड्राइंग टू मल्टीपल मीडियम्स में, कैसे वो सक्सेसफुल एक बनी है. तो उनको मैं देख रही हूँ. इरिसफान हार्पिन, शी इज़ अ डिज़ाइनर वर्किंग विथ 3D प्रिंट्स एंड फैशन में वो इंटीग्रेटेड है, तो उनको मैं स्टडी कर रही हूँ. फिर अगर मैं थिंकर्स की बात करूँ तो मेरे कामों में क्योंकि कंसेप्चुअल अप्रोच एक हमेशा रही है, मैं जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ उसका कोई आइडिया पहले होता है तो वो स्टार्ट होता है, वरना ये नहीं होता कि चलो यार दिल कर रहा है कुछ. नहीं, ऐसे ही मेरे साथ नहीं होता. तो मैं उसमें जॉन बॉड्रेलार्ड को जिनकी मैंने एग्जांपल भी दी कोटेशन की, उनको फॉलो कर रही होती हूँ. और न्यूरो साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, जैसे ब्रेन की पावर में और मैनिफेस्टेशन में, एंड यू नो विजुअलाइज. किसको? ह्यूबरमैन एंड आल्सो जोई डिस्पेंजा, मे बी यू हर्ड. मैं तुम्हारे फील्ड में, और ख़ास तौर पे अगर तुम्हारी फील्ड को बिजनेस से ज्वाइन कर दिया जाए, तो देयर इज अ गाय क्रिस डो. उसको ही 50 years old. मुझे तो पहली दफ़ा जब पता चला था 50 years old, मैं शॉक हो गया था. मैंने कहा ये 50 साल का आदमी है, बट उसकी प्राइसिंग करना, अपने डिज़ाइन को किस तरह बेचना है, उसको आर्टिकुलेट किस तरह करना है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है. कैप लगाता है, इसका काइंड ऑफ जापानीज़, बट बहुत ज़बरदस्त है. तो ये है, इस तरह के लोगों को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है, क्योंकि वो बड़े खूबसूरत तरीके से बताता है कि यार, उसने कहा कि यार मैं $millions के प्रोजेक्ट करता हूँ, तो प्राइसिंग में कोई मसला होता है, तो आई एक्चुअली कनेक्ट पीपल टू द पीपल हु कैन डू दिस जॉब इन लोअर प्राइसेस. तो उसके बाद बोलते हैं यार नहीं, हमें आपसे करना है. बोलता है नहीं, मैंने आपकी हेल्प कर दी है, इतना मैं ज़रूर कर सकता था. और बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दे कम बैक टू मी एंड दे पे द प्राइस. सही है, क्योंकि दे नो एंड आई हैव बिल्ड द ट्रस्ट विद देम, विद द रैपो विद देम, कि यार आई एम कंसर्न अबाउट देम. मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, और ये मैं खुद भी कर चुका हूँ काफ़ी लोगों के साथ. मैं करता हूँ, खासतौर पे अगर कोई बोलता है कि यार आपकी प्राइस में, बोलता कोई मसला नहीं, आई नो पीपल हु कैन डू दिस ऑन द लोअर प्राइसेस, कोई मसला नहीं, आप करो. आप क्यों नहीं करते भाई? मेरी वैल्यू है, मेरी प्राइसिंग ऐसी है. तो व्हेन आई स्टैंड टू माई प्रिंसिपल्स, तो फिर कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं हाँ, ही नोज दिस शिट, और करो. तो और ये मुझे कोई पाकिस्तान में नहीं बताया किसी ने. एग्जैक्टली. ना किसी बड़े ने बताया, ना अच्छे जगह पे जॉब की. चीज़ें समझ आ जाती है ना विद टाइम, कि आपका जैसे एक्सपीरियंस है, आपका एक जो भी नीश मार्केट है, उसके हिसाब से आप कहाँ हो जगह पे. नॉट एवरी प्रोजेक्ट इज फॉर यू. यू शुड लर्न टू से नो वेयर इट्स रिक्वायर्ड. आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है. कोई बुक्स वगैरह जो तुम्हारी लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा हो, कि बुक रही हो that you want people to read? मैं जो बुक्स पढ़ रही होती हूँ ना, ज़्यादातर रिसर्च जर्नल्स देख रही होती हूँ. बुक्स पहले बहुत मेरे अंदर भी स्टेमिना था, टू बी ऑनेस्ट. इतनी ऐसा नहीं है आजकल. बुक्स वगैरह मैं इतना नहीं देख रही, बट व्हाट आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इज़ माई ओन बुक. तो मैं अपनी एक ना लाइक जर्नी डॉक्यूमेंटेशन एंड यू नो कुछ चीज़ें कर रही हूँ. प्लस आई एम वर्किंग ऑन सम पोइट्री एज वेल. मतलब मैं जैसे आर्टिस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं ना, सो उसकी जगह लाइक आई एम वर्किंग ऑन सम पोइट्री, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. तो उस पर मेरा आजकल बहुत मतलब पिछले कुछ महीनों से मेरा उस पर फोकस रहा है, ICS को डेवलप करना. वो 2 years पहले मैंने छोड़ दिया था लिखना, एंड देन आई वाज लाइक आई हैड एन आर्टिस्ट ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. मतलब आर्ट चल रहा था बट राइटिंग रुक गई थी. फिर मैंने दोबारा से इसको रिज्यूम किया. सो आई एम राइटिंग बुक्स, मतलब मैं खुद लिख रही हूँ. वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
तो वो एक चीज़ चल रही है। उसके अलावा जो आई थिंक फिल्म है, इसमें इसकी बात करूँ, ये मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें ब्लैक मिरर मैं दोबारा से आजकल देख रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मुझे एक चीज़ पसंद आ जाए ना तो मुझे दूसरी दफ़ा भी देखनी होती। तो ब्लैक मिरर इज़ अबाउट साई-फाई वर्ल्ड, तो अब वो ज़्यादा रेलिवेंट लगता है अगर आप देखें उसका हर एपिसोड जो है। इट्स अबाउट द डार्क साइड ऑफ द, हाँ, बिल्कुल ऐसे तो डार्क साइड ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत अच्छे से दिखाता है। शायद 5 साल पहले इतना रेलिवेंट नहीं था जब मैंने उस वक्त फर्स्ट टाइम देखा था। आहिस्ता आहिस्ता और तो मैं दोबारा देख रही हूँ जस्ट टू रिफ्रेश माई ओन हाँ। आइडियाज़ या वो सब ना। ऐसे ही। और ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आप दोबारा देखते हैं, मेरे साथ भी एक मूवी आप दोबारा देखें तो आप नए लेसन्स ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल। ये बुक्स हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं लाइफ चेंजिंग रही हैं। बहुत दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक तो ये कि आप बुक्स पे बुक्स पढ़ते रहें, दबा के बुक्स पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। उसमें बर्ट्रैंड रसल मैंने बहुत पढ़ा है। अच्छा, हाँ, सही है, उसकी सही जो है। आइडियाज़ ऑफ सेंसेस, आइडियाज़ ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस हाँ, डेवलपमेंट फिलोसफी है। से तुम्हारा अच्छा खासा हाँ, ताल्लुक है। बर्ट्रैंड रसल को बहुत पढ़ा मैंने। तो ये होता है कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप किताबें पढ़े जा रहे हैं, हाँ। तो आप एक रोट लर्निंग है और आप कह सकते हैं, आप किताबों का नाम फेंक सकते हैं, मैंने ये पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी। हाँ। लेकिन मैं एक बुक है द रोड लेस ट्रेवल्ड, तकरीबन आजकल मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने अपनी बेगम को बताया कि मैं तकरीबन इसको चौथी दफ़ा पढ़ रहा हूँ, 4th टाइम पढ़ रहा हूँ मैं। 4th टाइम पे काफ़ी चीज़ें मैं भूल चुका, मैं नोट्स रख के कहीं लगा दिए, कुछ कर दिया, लेकिन अब वो चीज़ें मैं ज़्यादा, अब मेरे पास एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा रिलेट करने के लिए। ऐसे ही है। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ी रिलेशनशिप पे या साइकोलॉजी पे या मेंटल हेल्थ पे, तो अब नाउ आई कैन रिलेट टू हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंसेस। पहले शायद 1-2 इंसिडेंट्स हुए वो लाइफ में, तो अब मेरे पास लोगों के डेटा भी आप है। फ्रेश आई से पढ़ रहे हो ना, लाइक हाँ। उस वक्त क्या रेलेवेंट है, हाँ, तो उसकी नज़र से आप उसको पढ़ो। तो आई थिंक एनी गुड बुक डज दैट कि आप जैसे उसको बाद में पढ़ोगे तो वो रेलेवेंट और जो रहेगा। अच्छा कंटेंट होता है टाइमलेस होता है, ऐसी बात है। वो आप कहीं भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। जैसे रिच डैड पुअर डैड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जब भी इंसान पढ़ता है तो वो वो उसमें मुझे नई याद है चीज़ फर्स्ट मिलती है। टाइम जब मैंने पढ़ी थी तो इतना नहीं समझ आया था। हाँ। सेकंड टाइम मैंने आई हैव रेड इट ट्वाइस। हाँ, तो ऐसी बात ही है। बट आई थिंक एट द सेम टाइम हम अगर उस नॉलेज को गेन तो कर रहे हैं बट अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो भी फ़ायदा इम्प्लीमेंटेशन वाली नहीं है। बात है। अच्छा, मुझे बताओ, फिटनेस पे हम इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द थिंग दैट आई डू विद माई ऑल माई हार्ट। मैंने तुम्हें देखा, माशाल्लाह यू आर फिट एंड यू टेक केयर ऑफ़ योर फिटनेस रूटीन एज वेल। इतनी सारी चीज़ों के साथ इंसान अगर फिट रहना चाहे, क्योंकि मेरे पास तो भाई जितना भी क्लाइंट है, जितने भी लोग आते हैं ना, बोलते हैं भाई, एक तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है, बंदा बोलता है कि यार अब मेरे पास ना अगले 2-3 महीने फ्री हैं, मैं अपने फिटनेस पे काम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा बेवकूफ़ी है ये। जब ये शादी का सीजन आ हाँ, ये गया शादी तो का हम सीज़न तो है, तो ये fit हो गए। बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि यार ऐसा ही मैं है। बस अभी कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा तो वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यू हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आगे भी डेफिनेटली ऐसा ही तुम्हारे है। कुछ ऐसे गोल्स हैं। तो क्या नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं दैट हेल्प यू मेंटेन योर हेल्थ एंड फिटनेस, और फिर मेंटल हेल्थ भी है, इमोशनल हेल्थ भी है उसमें, क्योंकि फिजिकल से ही हर चीज़ रिलेटेड होती है बिल्कुल भाई। बिल्कुल, इट्स ऑल लिंक्ड। एंड आपने बहुत अच्छी बात आपने ये पूछा। बिकॉज देखिए आई डू थिंक कि आजकल, क्योंकि मेरा आजकल से मतलब 3-4 महीनों से ट्रैवलिंग ये वो मेरा कुछ स्केड्यूल ऑफ रहा है, तो आई वॉजंट डूइंग टू माई ऑप्टिमल। एक इंसान का ऑप्टिमल होता है ना, मुझे ये सारे चेक पॉइंट्स करने। सो येस, आई एम नॉट डूइंग इट। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, फिर कराची में आप घूम रहे हैं, आप कुछ गलत भी खा रहे हैं, जैसे ट्रैवलिंग में आप कुछ गलत खाएंगे एंड इट विल ऐसे ही शो है। ऑन योर स्किन, सिंपल एज दैट। तो मुझे नहीं लग रहा है मैं एट माई ऑप्टिमल। बट एक जो मेरी बेसिक वो जो एक है कि अगर मैं अपने ऑप्टिमल के हिसाब से दिन गुजार रही हूँ तो मेरी जैसी होती हैं, और घर का माहौल भी मेरा ऐसा है कि वी आर वेरी फिटनेस कॉन्शियस, माई फादर इज़। तो वो भाई ये सप्लीमेंट्स आ रहे हैं और ये फ़िश ऑयल और मोरिंगा एंड यू नो ऑल दिस, तो इतनी अवेयरनेस है हमेशा से कि ये सब होना चाहिए। जिंक लो, मतलब अगर आप बीमार हो जाएंगे तो नो वन इज़ गोइंग टू से यू दिस एज द फर्स्ट थिंग कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एवरीवन कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मेरे घर में मेरे फादर मुझे ये कह देंगे कि जिंक ले लो, मैग्नीशियम की टैबलेट ले लो, कुछ केमिकल्स अपन। तो इतनी अवेयरनेस है कि सप्लीमेंट से एक चीज़ ठीक हो सकती है। यू शुड नॉट गो फॉर एक वो वाली दवाई जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, एक्चुअल वो कम है। तो एक तो ये चीज़ है कि माइंडसेट आपका उसकी तरफ होना चाहिए, प्रिकॉशन की तरफ, रादर देन कि चलो क्योर ढूंढें एक चीज़ का ख़राब होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कुछ चीज़ें मैंने ओवर टाइम अभी डाली, इंटीग्रेट किया अपनी रूटीन में। जैसे रेड कह रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर है, सो आई हैव स्टार्टेड द यूज़ ऑफ इट। मेरे घर में जैसे एलोवेरा, एप्पल साइडर विनेगर इन वाटर, वार्म वाटर, डे लाइक इन द मॉर्निंग बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, जस्ट टू हैव अ डिटॉक्स, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। एंड देन यूज़ ऑफ टीज़ विदाउट शुगर, एक बिकॉज लिक्विड्स में आपकी जो कैलोरीज जाती हैं वो हिट ज़्यादा करती हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करें। ग्रीन टीज़ एंड यू नो ब्लैक कॉफ़ीज़ पे पूरा दिन चलता है, रातें भी चल रही हैं, क्योंकि रूटीन तो कोई है नहीं आर्टिस्ट की, राइट। सो उस पर सुनते भी बहुत हैं घर से कि आप
यू नो आई टॉक अ लॉट अबाउट लाइट पोल्यूशन. होता ये कि एंड में मैं ही लाइट के सामने बैठी होती सारा. आई टॉक अ लॉट अबाउट लाइट पोल्यूशन कि यार ये तो लाइट, हाँ यू नो दैट राइट. तो वो फिर सुना रहे होते घर वाले कि खुद ही वो चीज़ आप ख़राब कर रहे हो. बट वही चीज़ है कि यूएस टाइमिंग्स में आप मीटिंग्स जैसे कर रहे हैं तो उसकी कोई होता ही नहीं. यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं सेक्रीफाइस. और फिटनेस में मुझे हिट और ये वेट ट्रेनिंग का बहुत इंटरेस्ट है. ओके. जब से ट्रैवलिंग हुई है वो भी चीज़ थोड़ी ख़राब हुई. बट एक्चुअली आई एम गोइंग टू गेट बैक टू जिम दिस मंथ. मैं दोबारा से कर रही हूँ. घर में किया मैंने वर्कआउट बट उस तरीके से नहीं कर पाई. जनरली क्या फ्रीक्वेंसी रहती है जिम की? जिम 3 to 4 times a week? हाँ 3 to 4 times. तो अभी पिछले कुछ महीने से बहुत ऑफ रहा है. अच्छा दरमियान में मेरी कुछ पेन्स भी थी जिसकी वजह से मैंने स्टॉप लगाया था. बिकॉज आई वाज लाइक एक तो मुझे मतलब हैवी लिफ्टिंग कर लेती हूँ बट वो होता नहीं है कि थोड़ा आपकी बॉडी कैरी होती है. इट्स आस्किंग कि आप पॉज करो. तो योर बॉडी इज टेलिंग यू राइट. तो मैंने वो भी किया. आई थिंक दैट वाज नेसेसरी स्टेप. और प्लस एक यू नो वुमेंस बॉडी बिहेव डिफरेंटली इन ओवर द मंथ. तो उसको भी देखते हुए मैंने कुछ चीज़ों को थोड़ा साइड पे किया. उनका पहले हेल्थ आती है और उस वक्त की प्रायोरिटी चलो एक दो और थी. बट ये है कि अभी आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आई नो आई कैन हैंडल यू नो दैट काइंड ऑफ प्रेशर इंजॉय करते हुए, रोते हुए नहीं. हाँ, खास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से टूटता रहता है. तो बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 10 kg उठा रहे हो तो अगर आप 2 महीने बाद जा रहे हो, 2 हफ्ते बाद जा रहे हो और आप सोच रहे हो सेम इंटेंसिटी के साथ सेम वजन उठा रहे हो तो नहीं हो सकता. ठीक है, कोई मसला नहीं है. ये एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है. पीछे आ जाओ. मतलब आप कोई ओलंपिया जीतने नहीं जा रहे हो. तो बहुत दफ़ा लोगों को इसी वजह से लोग दोबारा ज्वाइन नहीं करते कि यार अब तो हम कर नहीं पाएंगे. तो भाई इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी. ये होता रहेगा. पीछे आते रहोगे, एक स्टेप बैक लोगे, 2 स्टेप जाओगे, 2 स्टेप बैक लोगे, 4 स्टेप आगे जाओगे. तो इससे घबरा जाते हैं. सारी प्रोग्रेस लॉस्ट हो गई. सारी लॉस्ट हो गई. तो ये हमारे तो ये है ना कि एक गुलाब जामुन खा ली तो लाओ सब ले आओ. अब तो हो गया जो हो गया. तो मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि यार लोग अक्सर बोलते हैं मुझसे, मैंने कहा देखो काम चोरी जो है ना वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है. आप काम करते हो पूरे हफ्ते में एक जैसा काम नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं जो जॉब कर रहे होते हैं 9 to 5 मैंने भी किया. कभी ना कभी आप काम चोरी का दिल चाहता है. कुछ काम आप तरखा देते हैं कि यार बाद में देखा जाएगा. लेकिन एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, तीसरा पकड़े जाते हो आप. ऐसा ही है. आप खुद भी पकड़ लेते हो अपने आप को यार काम चोरी चलेगी नहीं. तो हेल्थ में काम चोरी क्यों चलने देते हो कि भाई गुलाब जामुन खा लिया कोई मसला नहीं है. अब तुम्हें कढ़ाई खानी जरूरी थी उस पर, चलो कढ़ाई खा ली. अब उसे सब कुछ खाएंगे. चलो कढ़ाई खा ली, 1-2 बोटियाँ खा ली, ठीक है कोई मसला नहीं है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड चीट मील एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड चीट डे. इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं तो जैसे मेरे घर में एटलीस्ट चलो इस चीज़ में हम अच्छे हैं कि हमें पता है कि जैसे कार्ब्स का कॉन्सेप्ट मतलब मैं कोशिश करती हूँ मैं रोटी चावल खाऊं ही ना. प्लस माई आई लाइक कुकिंग माई सेल्फ. जब मेरे पास टाइम होता है मैं खुद कुक करना चाहती हूँ. स्टेक्स एंड यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सैलड अच्छा हो, सूप्स बने हो, यू नो. सो आई एम इनटू दैट. मतलब एज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन कि ये डाल क्या रहा है इसमें, बने बनाए मसाले नहीं होता नहीं. लाइक यूर कमिंग अप विद द टेस्ट. आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट आ जाती है ना उसमें. बिल्कुल. एंड कुकिंग इज एन आर्ट राइट. तो एक अच्छा टेरागॉन स्टेक आपने जो खुद बनाया हो 3 घंटे लगा के विद गुड साइड वेजीज एंड सॉस, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है राइट. तो आई वुड प्रिफर दैट. और अच्छा फिर उसका ऑल्टरनेट ठीक है रोज़ नहीं हो सकता बट आप हेल्दी तो ऑप्शंस रख सकते हैं ना. यू शुड हैव अ पोर्शन साइजिंग कॉन्सेप्ट. आप ये देखो कि चलो प्रोटीन ज़्यादा कर लो, फैट्स उसके बाद बिकॉज अ वुमेन्स बॉडी नीड इट. फिर कार्ब्स बिल्कुल एंड में उसको थोड़ा सा ले लो. ठीक है. तो मेरे ये चीज़ें तो चल ही रही होती हैं डेली. बट ये कि बाकी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग, हिट, क्रॉसफिट क्या उस वक्त करना है या योगा पे आना है, ये भी हुआ मेरे साथ कि जब मैं सब कुछ चीज़ों से गुजरी आई वाज लाइक आई नीड टू रिलैक्स. स्ट्रेचेस पे वापस आओ. बस कंसिस्टेंसी ना तोड़ो. मतलब कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट रखो. बट इट्स ओके टू आई थिंक यू नो योर बॉडी इज़ नॉट फीलिंग टू दैट राइट. ये आपकी रूटीन ऐसी है, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को उस चीज़ में रो के करने से अच्छा आप उसकी फॉर्म चेंज कर लो. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. ऐसे ही वो एक और है ना कि बार बार के रोने से एक दफ़ा का रोना अच्छा है कि यार आप एक दफ़ा डिसाइड कर लो कि यार मैं इस चीज़ पे रोऊंगा, बार बार नहीं रोता. जिस चीज़ को आप अगले दिन ही नहीं कर पा रहे, फर्स्ट को आपने फर्स्ट डे फुल जोर लगा दी, नेक्स्ट डे आपका लैक्टिक एसिड एंड यू जस्ट लाइक ऑन द बेड. डजंट मेक सेंस. आप ऐसी चीज़ को स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो. सही बात. सो ये चीज़ है. चलें आयशा, थैंक यू वेरी मच. इट्स बिन अ वेरी गुड डिस्कशन. काफ़ी ज़माने बाद मेरी किसी यंग फीमेल से इतनी ज़बरदस्त बातें हुई हैं. बड़ी आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग भी. और हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पर बात की है. एंड आई एम ग्लैड कि हमने हर एरिया टच अपॉन किया है. और यू आर ट्रैवलिंग नाउ सून इनफ. यस सून इनफ. तो इंशाल्लाह वंस यू आर बैक तो मैं चाहूँगा कि हम दोबारा 1-2 सेशंस करें और कुछ
पर्टिकुलर थीम्स पे डिग डीप करें, क्योंकि अभी तो हमने काफ़ी सारी थीम्स को टच अपॉन जनरली किया है, सारी चीज़ों को जनरली touch सारी किया किया है, है, लेकिन yes. ये है कि आई वुड लाइक यू टू थिंक अपॉन फ्यू थिंग्स मोर, जिस पे तुम्हें पता चले कि हाँ यार वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जो जनरल पब्लिक के लिए, जिस तरह हमारी एक ऑडियंसेस है. तो आई वुड लव टू हैव यू अगेन For sure, इंशाल्लाह. नहीं एनी टाइम. सो थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर द टाइम बीइंग, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में. जब तक के लिए मुझे और आयशा को थे खुदा हाफिज़.